डोन 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 1941 चिकित्सा डोन 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 डोन। हुआन फैंग और गो मेंगन के पिता की बातचीत खत्म होने के बाद वह अपने कमरे में वापस चले गए और आराम करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने सुबह जल्दी निकलने की योजना बनाई, लेकिन जब वह अपने कमरे में लौटे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। हुआन फैंग ने दरवाजा खोला और देखा कि गो मेंगन बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी सूप का कटोरा था। उस रात के बाद से गो मेंगन ने रात में हुआन फैंग के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी। हुआन फैंग ने अनुमान लगाया कि गो मेंगन को भी शर्म आ रही थी, इसलिए उसने आने की हिम्मत नहीं की। उसे उम्मीद नहीं थी कि गो मेंगन आज रात फिर आएगा। हुआन फैंग, मेरी माँ ने सूप उबाला और मुझे इसे आपके लिए लाने के लिए कहा। उसके हाथ में सूप का कटोरा वही था जो रसोई के कमरे में था। हालांकि उसने कमरे में खड़े हुआन फैंग को देखा, गो मेंगन का चेहरा फिर से थोड़ा लाल हो गया। उस रात क्या हुआ था? गो मेंगन यह नहीं भूली कि यह लगभग ऐसा था जैसे उसने हुआन फैंग को कबूल करने की पहल की थी। हालांकि हुआन फैंग ने इसे स्वीकार नहीं किया। सौभाग्य से हुआन फैंग ने इस वजह से उससे खुद को दूर नहीं किया, अन्यथा वह अपने दिल में और भी अधिक पछतावा महसूस करती। सूप। हुआन फैंग ने गो मेंगन के हाथों में सूप के कटोरे को देखा और कहा, आंटी बहुत विनम्र है। ऐसा नहीं था, जब वह पहले खाने की मेज पर था तो वह उसे ज्यादा खाने और ज्यादा पीने के लिए कहती रही। वह इतनी उत्साही थी कि हुआन फैंग को इसकी आदत नहीं थी। यह मेरी माँ की भी अच्छी मंशा है। आखिरकार आपने हमारे परिवार की बहुत मदद की है, गो मेंगन ने कहा। ये तो बस एक छोटी सी बात है। हुआन फैंग गो मेंगन के लिए एक तरफ हट गया और बोला, तुम लोग बहुत विनम्र हो। दरअसल हुआन फैंग के अनुसार गो योन का मामला कोई बड़ी बात नहीं थी, बस उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे मामले में इतने सारे लोग और मामले शामिल होंगे। गो मेंगन ने सूप का कटोरा मेज पर रखा और हुआन फैंग से कहा, यह आपके और हमारे परिवार के लिए एक छोटी सी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। छोटा योन हमारे परिवार की आशा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे नहीं पता कि हमारे परिवार का क्या होगा। गो मेंघारी की माँ महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देती थी। गो मेंघान को ये बात पता थी और हुआन फैंग को भी यह महसूस हुआ। उसने लिटिल योन को बहुत महत्व दिया। सौभाग्य से गो योन और गो मेंघान के बीच संबंध भी बहुत अच्छे थे, इसलिए गो मेंघान बहुत दुखी नहीं थी। अगर गो योन को वास्तव में कुछ हो गया तो ये गो मेंघारी के परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसे गर्म होने पर पी लो, गो मेंघन ने हुआन फैंग से कहा। इसे ठंडा होने पर पीना अच्छा नहीं है। हाँ, हुआन फैंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये सिर्फ सूप का एक कटोरा था। उसने इसे उठाया और सूंघा। ये वाकई बहुत सुगंधित था। उसके बाद उसने कटोरे में मौजूद सारा सूप एक ही बार में पी लिया। स्वाद बुरा नहीं है, आंटी की कारीगरी बहुत अच्छी है, हुआन फैंग ने कहा। आपकी कारीगरी भी आंटी से ही सीखी गई है। हुआन फैंग ने पहले भी गो मेंघन की शिल्पकला का स्वाद चखा था। हालांकि यह हुआन फैंग के बराबर नहीं था, जिसके पास अमर पुस्तक थी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा शेफ था। हाँ, लेकिन मेरा खाना बनाने का हुनर मेरी माँ से भी खराब है, गो मेंघन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ दिन और घर पर नहीं रहना है, हुआन फैंग ने पूछा। गो मेंघन की छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई थी। हुआन फैंग ने सोचा कि वह कुछ दिन और घर पर ही रहेगा। नहीं, वह अपने भाई की वजह से वापस आया था। अब जब उसकी समस्या हल हो गई है तो उसके पास घर पर करने के लिए कुछ नहीं है। वह जल्द से जल्द वापस चला जाए। हाँ, गो मेंघन ने कहा। गो मेंघन एक ऐसी इंसान थी जो बेकार नहीं बैठ सकती थी। इसके अलावा वह अपने काम को लेकर बहुत गंभीर थी। वह जानती थी कि अपनी शैक्षणिक योग्यता और क्षमता के साथ वह फिर से ऐसी नौकरी पाना चाहती थी, इसलिए वह इस नौकरी को बहुत संजोती थी। हर दिन वह अपनी सारी ऊर्जा इसमें लगाती थी। वह ये भी जानती थी कि उसके अपने परिवार को अभी भी उसकी मदद की जरूरत है, इसलिए उसका काम बहुत गंभीर है। ठीक है, तो चलो कल फिर साथ चलते हैं। चूंकि गो मेंघन भी साथ वापस जाना चाहता था, इसलिए ये भी रास्ते में था। गो मेंघन के बोलने के बाद वह जाने के लिए तैयार हो गई। इस समय उसने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर गर्म हो गया है और उसके चेहरे पर गहरे लाल रंग की एक गांठ दिखाई दी। यह इतनी चमकीली थी कि यह खून की तरह लग रही थी और उसकी सांस भी थोड़ी तेज हो गई थी। उसने जो गर्मी छोड़ी वह भी स्पष्ट रूप से बहुत बढ़ गई थी। तुम्हें क्या हुआ है? हुआन फैंग ने तुरंत गो मेंघन के अजीब व्यवहार को नोटिस किया और चिंता से पूछा। कुछ नहीं, मुझे अचानक थोड़ी गर्मी लग रही है। हालांकि जब उसने हुआन फैंग की ओर देखा तो हुआन फैंग उसकी आंखों में पानी और उसकी आंखों में वह नजर साफ देख सकता था। हुआन फैंग इससे ज्यादा परिचित नहीं हो सकता था। वह अपने बगल की महिलाओं पर था। उसने उन सभी को अपनी आंखों से देखा था। हुआन फैंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसने देखा कि गो मेंघन का अजीब व्यवहार और भी स्पष्ट होता जा रहा था। जिस तरह से वह उसे देखती थी वह भी और भी आक्रामक होता जा रहा था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हुआन फैंग ने कहा और गो मेंघन के शरीर पर अपना हाथ रखा। वह उसे यह समझने में मदद करना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है। जब हुआन फैंग के हाथ ने गो मेंघन के शरीर को छुआ तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर का तापमान बहुत अधिक था। जिस क्षण हुआन फैंग ने उसे छुआ, गो मेंघन स्पष्ट रूप से कांप उठी। उसके बाद उसके शरीर का तापमान कम से कम 10 डिग्री बढ़ गया। मुझे ये चाहिए, गो मेंघन ने हुआन फैंग की बांह पकड़ी और कांपती हुई आवाज में कहा। उसके मुंह ने भी झुकने की पहल की। मोयिन, तुम्हारे शरीर में कुछ हुआ है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हुआन फैंग को मोटे तौर पर अंदाजा हो गया था कि गो मेंघन के साथ क्या हो रहा था। पहले उसने झूशियाओं के साथ पहले भी ऐसी ही परिस्थितियां देखी थी। हालांकि हुआन फैंग को ये जानकर हैरानी हुई कि गो मेंघन हमेशा घर पर ही रहती थी। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके परिवार में से किसी ने उसे दवा दी हो? लेकिन ये कैसे संभव था? हालांकि जैसे ही हुआन फैंग ने इस बारे में सोचा, उसे अचानक महसूस हुआ उसका पेट भी गर्म हो गया। उसके बाद गर्मी और भी तीव्र हो गई। ये जल्दी से उसके पूरे शरीर, खासकर उसके सिर पर फैल गई। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें भी तेज हो गई हैं। ये भी तेज हो गई है। उस पर भी मार पड़ी थी। हुआन फैंग को अपने मन में ये स्थिति समझ में आ गई। इसके बाद उसने जल्दी से संदिग्ध को पकड़ लिया और वह सूप का कटोरा था। इससे पहले जब वह डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था तो उसे कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई थी। सूप का कटोरा पीने के बाद ही उसे यह असामान्यता महसूस हुई।
जाहिर है सूप के कटोरे में कुछ गड़बड़ थी। हालांकि इससे पहले कि हुआन फैंग उसके शरीर को संभाल पाता, गो मेंगन पहले ही पूरी तरह से उससे चिपक चुकी थी। उसके मोहक होंठ सीधे उसके चेहरे पर दब गए थे। बादल गो मेंगन ने हुआन फैंग के चेहरे को जोर से चूमा। उसके बाद यह एक हिंसक तूफान की तरह था क्योंकि वह लगातार हुआन फैंग के चेहरे को चूम रही थी। मोहियन, मेरी बात सुनो, बहुत उत्साहित मत हो। हुआन फैंग ने गो मेंगन को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वर्तमान गो मेंगन सामान्य गो मेंगन से बिल्कुल अलग थी। आमतौर पर वह कोमल और शांत रहती थी, लेकिन अब वह बहुत अधिक जंगली लग रही थी। हुआन फैंग की बातों के बारे में उसने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और उसे पागलों की तरह चूमती रही। सौभाग्य से हुआन फैंग की ताकत स्पष्ट रूप से गो मेंगन से अधिक थी। वह स्थायी रूप से गो मेंगन को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि इस तरह उसके पास अपने शरीर में दवा को खत्म करने की ऊर्जा नहीं थी। हुआन फैंग ने गो मेंगन को बेहोश करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह नहीं जानता था कि उनके शरीर में किस तरह की दवा है और क्या यह उनके दिमाग को नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा ये दवा हुआन फैंग की अपेक्षा से भी अधिक प्रभावशाली थी। अगर यह एक साधारण दवा होती तो हुआन फैंग अपनी आंतरिक ऊर्जा से इसे पूरी तरह से दबा सकता था। हालांकि ये दवा बेहद प्रभावशाली थी। इसे केवल आंतरिक ऊर्जा से दबाना पहले से ही बहुत मुश्किल था। वह केवल इसे अपने शरीर से बाहर निकालने का तरीका ही सोच सकता था। गो मेंगन हुआन फैंग के शरीर को छेड़ता रहा और उसकी नसों को भी उत्तेजित करता रहा। हुआन फैंग का वर्तमान शरीर भी बहुत संवेदनशील था। गो मेंगन द्वारा इस तरह छेड़े जाने से उसका दिल भी बहुत दबाव में था। हुआन फैंग को और भी ज्यादा शर्मिंदगी तब हुई जब उसे एहसास हुआ कि विरोध करने की उसकी इच्छा कमजोर पड़ रही थी। खास तौर पर गो मेंगन के उत्तेजित होने के बाद उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जब हुआन फैंग ने उसका फिगर साफ देखा तो उसे लगा कि उसके दिल की गहराइयों में जलती लपटें लगभग बेकाबू हो गई हैं। इसे भूल जाओ, मैं अब और विरोध नहीं करूंगा। हुआन फैंग ने अपने दिल में विरोध करना छोड़ दिया। उसे पता ही नहीं था कि उसने किस तरह की दवा ली है। ये वाकई बहुत ज्यादा असरदार थी और जितना ज्यादा वह विरोध करता, दवा का असर और भी ज्यादा होता जा रहा था। अपने सामने की खूबसूरती को देखते हुए अंत में हुआन फैंग ने विरोध करना छोड़ दिया। उसके बाद हुआन फैंग ने निष्क्रियता को सक्रियता में बदल दिया। उसने गो मेंगन को सीधे बिस्तर पर ले जाकर उसके कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए। जल्द ही उन दोनों की मुलाकात हो गई। खुश और आरामदायक रोने के साथ हुआन फैंग के पास एक और महिला थी। इस समय गो मेंगन की माँ, जो दूसरे कमरे में थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी और बड़बड़ा रही थी, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हाल है। बूढ़े आदमी लियू ने जो दवा दी थी वह कारगर है या नहीं। उसने इतना घमंड किया था कि देवता भी उसका विरोध नहीं कर सकते थे। अगर यह कारगर नहीं है तो देखते हैं कि मैं कल उससे कैसे हिसाब चुकता करती हूँ। जाहिर है हुआन फैंग और गो मेंगन ने जो सूप पिया था उसमें गो मेंगन की माँ ने जो सामग्री डाली थी और वह सामग्री वह वही थी जो उसे उनके गांव के नंगे पांव डॉक्टर से मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ही दबंग था। हालांकि उसे नहीं पता था कि इसका क्या असर होगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, गो मेंगन की माँ को थोड़ी राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि उसकी बेटी उसके कमरे में नहीं आई है। ऐसा लगा कि यह कारगर होगा, वे दोनों बिस्तर में लड़ रहे होंगे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, गो मेंगन की माँ को थोड़ी राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि उसकी बेटी उसके कमरे में नहीं आई है। ऐसा लगा कि यह कारगर होगा, वे दोनों बिस्तर में लड़ रहे होंगे। हुआन फैंग की पहचान जानने के बाद गो मेंगन की माँ ने अपनी बेटी को उसके पीछे जाने देने का मन बना लिया। भले ही उसे पता हो कि हुआन फैंग की दूसरी औरतें भी हैं, लेकिन वह अपना मन नहीं बदल सकती थी। उसके मन में हुआन फैंग जैसा दामाद नहीं खोया जा सकता था। जब तक वह हुआन फैंग की सास बन जाती, भले ही वह उनमें से सिर्फ एक ही क्यों न हो, उसके परिवार के भविष्य के जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। उसकी बेटी हमेशा शादीशुदा रहेगी, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बेहतर था जिससे वह परिचित हो। इसके अलावा वह एक बहुत अमीर व्यक्ति थी। उसकी बेटी अभी छोटी थी और इन चीजों को नहीं समझती थी। वह भविष्य में उसकी मदद करेगी और वह भविष्य में उसकी आभारी होगी। 1942 नाराज नहीं, सूप में कुछ समस्या है। हुआन फैंग के कमरे में गो मेंगन हुआन फैंग की बाहों में लेटा हुआ था और धीरे से कहा। इस समय लड़ाई भी अभी समाप्त हुई थी और वे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अधिक सटीक रूप से कहें तो हुआन फैंग गो मेंगन को अपनी बाहों में जकड़े हुए था और गो मेंगन को भी अभूतपूर्व सुरक्षा का एहसास हुआ। देखो, हुआन फैंग ने धीरे से उत्तर दिया, वह सूप मेरी माँ ने बनाया था। गो मेंगन ने आगे कहा, उसने जरूर सूप में कुछ मिलाया होगा। हाँ, हुआन फैंग ने फिर जवाब दिया, क्या तुम उससे नाराज हो? गो मेंगन ने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा। उसकी आंखों में कुछ घबराहट थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हुआन फैंग मुस्कुराया और गो मेंगन को और भी कसकर गले लगा लिया। आंटी ने इतनी खूबसूरत बेटी को मेरे बिस्तर पर भेजा। मेरे पास उसका शुक्रिया अदा करने का समय नहीं है। मैं उसे क्यों दोष दूं? वास्तव में शुरुआत में हुआन फैंग ने अपने दिल में गो मेंगन की मां के बारे में शिकायत की थी। हालांकि उसे दूसरी महिला से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे उसके खिलाफ साजिश किए जाने का एहसास पसंद नहीं था। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद वह इस मामले में बिल्कुल भी नहीं चूका। इसके अलावा हुआन फैंग अनुमान लगा सकता था कि गो मेंगन की मां ऐसा क्यों करेगी। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, वह बस एक शुल्क देना चाहती थी। साथ ही वह महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देती थी। जब उसे पता चला कि वह अमीर है तो वह अपनी बेटी को उससे देना चाहती थी। वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर ढूंढना चाहती थी और साथ ही वह अपने परिवार को लाभ पहुंचा सकती थी। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं थी और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए इसके बारे में सोचने के बाद हुआन फैंग ने अपने दिल में गो मेंगन की मां को दोष नहीं दिया। गो मेंगन ने हुआन फैंग को देखा और पाया कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने भी अपने दिल में राहत महसूस की और कहा, मुझे नहीं लगा कि मेरी मां ऐसा करेगी। पहले उसने मुझे पहल करने की सलाह दी थी। मैंने कुछ बार कोशिश भी की, लेकिन शायद उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे सूप में नशीला पदार्थ देगी। दरअसल गो मेंगन ने इस बारे में तब सोचा था जब दवा का असर अभी शुरू हुआ था। इस मामले का उसकी मां से कुछ लेना देना होना चाहिए। हालांकि वह जानती थी उसकी मां चाहती थी कि वह हुआन फैंग का अनुसरण करे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां ऐसा चरम तरीका अपनाएगी।
सच कहूँ तो गो मेंघन को वास्तव में डर था कि हुआन फैंग नाराज हो जाएगा। आखिरकार हुआन फैंग की वर्तमान स्थिति के साथ वह किसी भी तरह की महिला को पा सकता था। हालांकि वह बुरी नहीं थी, लेकिन वह अभी तक विनाशकारी रूप से सुंदर महिलाओं के स्तर तक नहीं पहुंची थी। यहाँ तक कि हुआन फैंग के आसपास की महिलाएं भी उससे बदतर नहीं थी। तुलनात्मक रूप से हुआन फैंग जैसी स्थिति वाले लोग आमतौर पर इससे नफरत करते हैं जब दूसरे उनके खिलाफ साजिश करते हैं। इसलिए गो मेंघन की चिंता भी वाजिब थी। सौभाग्य से हुआन फैंग न तो उससे नाराज था, न ही वह उसके माता पिता से नाराज था। आंटी के तरीके थोड़े अतिवादी हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। हुआन फैंग ने कहा, मेरे बारे में उनकी धारणा कितनी अच्छी है। वो तुम्हें मेरे पास भेजने के लिए दवा का इस्तेमाल करना पसंद करेगी। गो मेंघन ने हुआन फैंग की बातें सुनी और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हालांकि वह ये भी जानती थी कि कुछ चिढ़ाने के अलावा हुआन फैंग के पास कोई और बुरा इरादा नहीं था। वह राहत महसूस कर रही थी। मेरी माँ ने हमेशा मुझसे कहा है कि एक लड़की की शादी हो रही है, उसे एक अमीर आदमी से शादी करनी चाहिए। जब वह छोटी थी तो उसे एक अमीर आदमी से शादी करनी थी। जब वह छोटी थी तो उसे एक अमीर आदमी से शादी करनी थी। जब वह छोटी थी तो उसे एक अमीर आदमी से शादी करनी थी। जब वह छोटी थी तो उसे एक अमीर आदमी से शादी करनी थी। अब जब वह आपकी पहचान जानती है तो उसके लिए ऐसा करना अजीब है। तो फिर क्या तुम अपनी माँ को दोषी ठहराते हो? हुआन फैंग ने कहा, आखिरकार तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। अगर कोई और होता तो मैं जीवन भर उससे नफरत करता। गो मेंघन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, लेकिन अब ये व्यक्ति आप हैं। मुझे उसके प्रति कोई नाराजगी नहीं है। इसके बजाय मैं थोड़ा आभारी महसूस करता हूँ। अगर वह नहीं होती तो मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। दरअसल एक खास दृष्टिकोण से गो मेंघन की माँ ने उसकी मदद की थी। अन्यथा भले ही वह हुआन फैंग को पसंद करती, वह हिम्मत जुटाती, वह उसके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेती। लेकिन अगर वह भी जो कर रही थी उसे करना चाहती तो उसे चावल पकाना पड़ता। उसके पास अभी भी हिम्मत नहीं थी। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा, हुआन फैंग ने कहा। वह जानता था कि गो मेंघन उसके बारे में क्या सोचती है। अब जब ऐसी बात हो चुकी है तो हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से उसे निराश नहीं करेगा। वास्तव में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गो मेंघन ने हुआन फैंग को देखा और गंभीरता से कहा, मैं पहले से ही अपना शरीर आपको देने में सक्षम होने के कारण बहुत संतुष्ट हूँ। आज रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपको दोषी नहीं ठहराता। आपको इसके लिए जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है। वह कैसे हो सकता है? हुआन फैंग ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम मेरी औरत हो, मैं अपनी औरत को उसकी पहचान छोड़ते हुए कैसे देख सकता हूँ? गो मेंघन ने हुआन फैंग के दबंग रूप को देखकर कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह अपने दिल में खुश महसूस कर रही थी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी प्रेमिका बन जाऊंगी। जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा तब तुम मुझे चाहोगे। मुझे फोन करो, मैं अभी आ जाऊंगी। गो मेंघन के लिए, उसके और हुआन फैंग के लिए ऐसा अंत होना पहले से ही बहुत खुशी की बात थी। हालांकि इस तरह की हरकत से हुआन फैंग को थोड़ा दुख हुआ। उसने गो मेंघन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? कोई प्रेमी नहीं है जो मुझसे ऐसी बातें कहेगा। सब एक जैसे थे। जब हम जियान प्रांत लौटेंगे तो मैं मौका ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। हुआन फैंग ने जिस धर्म का उल्लेख किया था वह स्वाभाविक रूप से सुयमो और अन्य लोगों को संदर्भित कर रहा था। हुआन फैंग इस तथ्य को कभी नहीं छिपाएगा कि उसके पास एक नई महिला है। ठीक है, गो मेंघन को हुआन फैंग की व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह पहले ही खुद को हुआन फैंग को सौंप चुकी थी। हुआन फैंग के शब्दों के बारे में वह कोई आपत्ति नहीं उठाएगी। हुआन फैंग ने क्या कहा, बस इतना ही। गो मेंघारी की हरकतों ने हुआन फैंग के दिल को और भी दुखाया। वह जानती थी कि गो मेंघान ने उन दोनों के बीच के रिश्ते में खुद को बहुत ही नीची स्थिति में रखा है। ये बहुत ही नीची स्थिति थी। इसका संबंध उसकी पृष्ठभूमि से था और मामले की शुरुआत और अंत से भी। आखिरकार उसे लगा कि उसके साथ रिश्ता था। यह एक अपमानजनक तरीका था, भले ही उसका विचार न हो। वह भी यही सोचती होगी, इसलिए उसे अपने दिल में खुद पर तरस आ रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, हुआन फैंग ने कहा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। अभी मेरे मन में तुम्हारे बारे में सिर्फ अच्छी धारणा है, लेकिन मैं खुद को तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर लूंगा। हुआन फैंग के शब्दों ने गो मेंघन को क्रोधित और दुखी नहीं किया। इसके बजाय इसने उसे सुखद आश्चर्य महसूस कराया। उसे हमेशा लगता था कि वह हुआन फैंग को पसंद करती है। यह उसका एक तरफा प्यार था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआन फैंग क्या कहेगा। जब तक वह उसे पसंद करती थी तब तक सब ठीक था। वह हुआन फैंग से यह नहीं कह सकती थी कि वह भी उसे पसंद करे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि हुआन फैंग को उसके बारे में अच्छी धारणा थी। भले ही वह उसे पसंद न करता हो, फिर भी यह गो मेंघन के लिए जश्न मनाने लायक बात थी। मैं भी अच्छा प्रदर्शन करूंगी और जल्द से जल्द तुम्हें भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करूंगी। गो मेंघन ने गंभीर भाव से वादा किया। वह एक प्राथमिक विद्यालय की छात्रा की तरह दिख रही थी। उसने अपने शिक्षक से वादा किया कि वह निश्चित रूप से अंतिम परीक्षा देगी। वह गंभीर और दृढ़ थी। मुझे तुम पर विश्वास है, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे से गले मिले और सो गए। गो मेंघन मूल रूप से अपने कमरे में वापस जाना चाहती थी। वह अपनी माँ के साथ सोती थी, लेकिन हुआन फैंग ने उसे रोक दिया। आखिरकार इस घटना का कारण गो मेंघन की माँ थी, इसलिए दूसरे पक्ष को पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था, और शायद वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी वापस सो जाए। चूंकि हुआन फैंग ने पहले ही ऐसा कह दिया था, भले ही गो मेंघन को अभी भी अपने दिल में थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, फिर भी उसने तुरंत वापस जाने का विचार छोड़ दिया। उसकी राय में भले ही उसने ऐसा किया हो, कल सुबह जागने पर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। हालांकि तुलनात्मक रूप से उसे हुआन फैंग का दुखी होना पसंद नहीं था। जब तक हुआन फैंग ये कहता रहेगा वह उसकी बात सुनेगी। इसलिए इस रात गो मेंघन हुआन फैंग के कमरे में सो रही थी। जहाँ तक उसकी माँ का सवाल है, जैसा कि हुआन फैंग ने कहा था, उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। वह शायद अब अपने कमरे में चुपके से हंस रही थी। दरअसल हुआन फैंग और गो मेंघन सही थे। ये देखकर कि 12 बज चुके थे, उनकी बेटी का वापस आने का कोई इरादा नहीं था। गो मेंघन की माँ को आखिरकार राहत मिली और उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया।
उसके बाद वह संतुष्ट मन से सो गई। अगली सुबह गो मेंघन अपने चेहरे पर शर्मीली अभिव्यक्ति के साथ हुआन फैंग के कमरे से बाहर आई। उठो, जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। गो मेंघन की मां ने हुआन फैंग और उसकी बेटी को एक साथ बाहर आते देखा। न केवल उसने कल रात क्या हुआ इसके बारे में नहीं पूछा, बल्कि उसने उन दोनों को खाने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया। गो मेंघन के पिता पहले ही मेज पर बैठ चुके थे। उन्होंने हुआन फैंग को देखा, फिर अपनी बेटी को। अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा, हालांकि उनके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि उन्हें सब कुछ पता था। जहाँ तक गो योन का सवाल है, वह पहले ही स्कूल जा चुका था और यहाँ नहीं था। धन्यवाद आंटी। हुआन फैंग ने गो मेंघन का हाथ थामा और बैठ गई। गो मेंघन ने अपना सिर नीचे कर लिया और किसी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसने हुआन फैंग के हाथ को अस्वीकार नहीं किया। जैसा कि अपेक्षित था, गो मेंघन के प्रति हुआन फैंग के कार्यों से दोनों बुजुर्ग असंतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और अपने काम करते रहे। आप आंटी से इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? आप इस जगह को अपने घर की तरह मानते हैं। विनम्र मत बनो, गो मेंघन की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। आप आंटी से इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? आप इस जगह को अपने घर की तरह मानते हैं। विनम्र मत बनो, गो मेंघन की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। उसके बाद उन चारों ने अपने दिलों में अपना खाना खाया। गो मेंघन की मां के चेहरे पर मुस्कान गायब नहीं हुई। वैसे अंकल आंटी मोयिन भी बाद में मेरे साथ चियांग प्रांत लौट आएंगे, हुआन फैंग ने कहा। मेरे पास एक कार्ड है जिसमें कुछ पैसे हैं। मोयिन मेरे साथ नहीं है। अंकल और आंटी को अपना ख्याल रखना चाहिए और उन्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए खरीदो। अपने आप को गलत महसूस मत करवाओ। हुआन फैंग ने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और गो मेंघन के माता पिता को सौंप दिया। गो मेंघन की माँ बहुत खुश थी और उसे लेने के लिए तैयार थी, लेकिन गो मेंघन के पिता ने जोर से खांसते हुए उसे रोक दिया। तुम्हारी चाची और मेरे पास अभी भी काफी पैसे हैं, तुम्हें ये कार्ड वापस ले लेना चाहिए, गो मेंघारी के पिता ने कहा। 1943 5 मिलियन। गो मेंघन की मां ने जब अपने पति की आवाज सुनी तो वह उन पर भड़क उठी। उसे संदेह था कि उसका पति अभी नहीं उठा है और उसके घर पैसे पहुंचा दिए गए हैं। उसे क्यों मना करना चाहिए? इसके अलावा ये पैसे उसे और उसके पति को यूं ही नहीं मिले थे। क्या वह बेटी के लिए पैसे नहीं चुकाने वाला था? गो मेंघरन के पिता अविचलित रहे और उनके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। ग्रेटर दैन चाचा, गलतफहमी मत पालिए। मुख्य बात यह है कि मोलोंग और मैं दोनों जियान प्रांत में काम करते हैं और यहाँ बहुत कमाते हैं। ये पैसा भी मेरी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है, हुआन फैंग ने कहा। ये सही है, गो मेंघन की मां ने जल्दी से कहा। ये बच्चों की अच्छी मंशा है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या आप बच्चों की पितृभक्ति को निराश नहीं करेंगे? गो मेंघारी की मां ने हुआन फैंग का कार्ड एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए हुआन फैंग से कहा, छोटी फैंग अभी भी समझदार है। यह उसका सौभाग्य है कि हमारा मोयिन आपका अनुसरण कर सकता है। गो मेंघन ने अभी भी अपना सिर नहीं उठाया, लेकिन गो मेंघारी के पिता ने आंख भरी और हुआन फैंग से कहा, मैं केवल यही आशा करता हूँ कि आप भविष्य में जियोहान के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें। जाहिर है वो सचमुच जानता था कि कल रात क्या हुआ था। चाचा चिंता मत करो, मैं उसे तकलीफ नहीं होने दूंगा, हुआन फैंग ने वादा किया। अब और बात मत करो, जल्दी से नाश्ता करो, नहीं तो ठंड लग जाएगी, गो मेंघन की मां ने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। जाहिर है गो मेंघन की मां उस मामले से बहुत संतुष्ट थी जो उसने अपने हाथों से योजना बनाई थी। भोजन के बाद हुआन फैंग और गो मेंघन कार में चले गए। जियान प्रांत में वापस लौटने से पहले उन्हें अभी भी कुछ और मोड़ की आवश्यकता थी। हुआन फैंग ने गो मेंघन को स्टोरेज बॉक्स के बारे में अभी तक नहीं बताया था, इसलिए हुआन फैंग उसके सामने कार में बदलना नहीं चाहती थी। इसलिए हुआन फैंग केवल अधिक समय और प्रयास खर्च करने का विकल्प चुन सकता था। सौभाग्य से उन दोनों में से किसी के पास कोई जरूरी मामला नहीं था, इसलिए चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं थी। बूढ़े आदमी, जल्दी से मेरे पीछे काउंटी शहर चलो, हुआन फैंग और गो मेंघन के जाने के कुछ देर बाद गो मेंघन की मां ने अपने पति से कहा। नहीं जा रहा, गो मेंघन के पिता ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। क्या हुआ, तुमने फिर क्या खाया? गो मेंघन की मां ने अपने पति की ओर देखा और पूछा। हालांकि गो मेंघन के पिता ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय वह अकेले ही धूम्रपान करता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और वह बहुत दुखी था। क्या यह मेरी बेटी की वजह से है? जब गो मेंघन की मां ने अपने पति को देखा तो वह शायद अनुमान लगा सकती थी कि वह क्या सोच रहा था। गो मेंघन के पिता ने ठंडी सांस ली। मुझ पर भी नाक भान सिकोड़ना मत, मैं ऐसा ही करूंगी, ये सब मेरी बेटी की भलाई के लिए था, गो मेंघन की मां ने कहा। तुम्हें गांव की एरिया की स्थिति के बारे में पता है ना? 2 साल पहले एक आदमी जो उसका पीछा करता था चला गया। उसने कहा कि वह प्यार करने के लिए स्वतंत्र है। उस आदमी का परिवार गरीब था और एरिया ने अपने परिवार की बात मानने से इनकार कर दिया। अंत में जैसा कि तुम्हें पता है, वह कुछ समय पहले वापस भाग गया। वह अपने साथ एक बच्चा भी लाया था। बच्चा बीमार था और वह आदमी इलाज के लिए पैसे भी नहीं निकाल सकता था। एरिया 10 साल बूढ़ी हो गई लगती है। क्या तुम्हें यह नहीं पता? गो मेंघानी के पिता के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। उनका गांव इतना ही बड़ा था, बेशक उन्हें इस मामले के बारे में पता था। उस समय वह अभी भी सोच रहे थे कि उस समय एरिया का चुनाव कितना मूर्खतापूर्ण था। इसलिए माता पिता के रूप में हमें अपने बच्चों के बारे में अधिक सोचना होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप यह नहीं बता सकते कि आपकी बेटी को हुआन फैंग पसंद है। हुआन फैंग अमीर है, इसलिए हमें अपनी बेटी के दुख के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस उसकी मदद कर रही हूँ। इसमें गलत क्या है? गो मेंघन की मां ने कहा। लेकिन हुआन फैंग के पास एक महिला है, आपने फिर भी जियोहान को जाने दिया। क्या आपने उसे कष्ट नहीं दिया? गो मेंघन के पिता ने कहा। क्या आपको लगता है कि हमने अपनी बेटी की पहले से जांच कर ली है? गो मेंघन की मां ने कहा। आपकी बेटी हुआन फैंग के प्रति वफादार है, भले ही उसे पता हो कि उसके पास दूसरी महिलाएं भी हैं। ये वही था। इसके अलावा अगर एक दिन जियोहान इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका तो वह बस वापस आ जाएगी। वह एरिया जितनी दुखी नहीं होगी। गो मेंघन की मां के मन में भले ही हुआन फैंग और उसकी बेटी भविष्य में अंत तक नहीं पहुंच पाए,
हुआन फैंग इतना अमीर था, उसने उसे कुछ बंटवारे की फीस दी होगी। पैसे के साथ उसकी बेटी का जीवन बहुत बेहतर होगा। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआन फैंग के दामाद बनने से उसके परिवार की स्थिति में सुधार होगा। मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, गो मिंघरन के पिता ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। गो मिंघन की मां ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक साथ काउंटी चलते हैं। हम घटनास्थल पर क्यों जा रहे हैं? मेरी बेटी और अन्य लोग पहले ही जा चुके हैं। अगर आप अभी जाकर उनसे मिलते भी हैं तो बहुत देर हो चुकी होगी। गो मिंघन के पिता ने कहा, बेशक मुझे पता है कि वे पहले ही चले गए हैं। किसने कहा कि मैं उन्हें विदा करने जा रहा हूँ? मैंने उन्हें पहले ही विदा कर दिया है, ये पर्याप्त है। गो मिंघन की मां ने कहा, मैं ये देखने जा रही हूँ कि इस कार्ड में कितना है। गो मिंघन की मां ने वह कार्ड निकाला जो हुआन फैंग ने उन्हें खजाने की तरह दिया था और कहा, तुम पैसे के लालची हो। तुमने तो ये भी कहा कि तुम अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हो। मुझे लगता है कि तुम पैसे के बारे में सोच रहे हो। गो मिंघन के पिता ने कहा, जो भी तुम कहो, बस मुझे बताओ कि तुम जाना चाहते हो या नहीं। गो मिंघन की मां ने कहा, ग्रेटर दैन, मैं नहीं जा रहा हूँ। गो मिंघन के पिता ने कहा, यदि तुम नहीं जाओगे तो तुम कार्ड में रखे पैसे के बारे में भूल जाओगे। गो मिंघन की मां ने कहा, अगर आप यह नहीं चाहते तो मत करो। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं खुद चली जाऊंगी। गो मिंघन की मां ने बोलना समाप्त करने के बाद अपनी साइकिल पर सवार होकर काउंटी की ओर चल दी। गो मिंघन के पिता घर पर ही रहे और उनका मन बदलने का कोई इरादा नहीं था। कुछ घंटों के बाद गो मिंघन की मां आखिरकार वापस आ गई। हालांकि उसकी हालत बहुत खराब थी। कुछ घंटों के बाद गो मेंघारी की मां आखिरकार वापस आ गई। हालांकि उसकी हालत थोड़ी अजीब लग रही थी। उसका पूरा व्यक्तित्व स्तब्ध था और उसके जाने से पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से अलग था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कोई झटका लगा हो? गो मेंघन के पिता ने मन ही मन सोचा, और यह बहुत संभव था। यही कारण था कि गो मेंघन की मां ने हुआन फैंग के गो मेंघन के मामले को सुगम बनाया। हालांकि गो मेंघन के लिए कुछ कारक थे जिन पर विचार किया गया था, लेकिन जो नहीं बदला जा सका वह ये था कि इसका अधिकांश कारण उसके पैसे के लालची व्यक्तित्व का था। हुआन फैंग ने उसे एक कार्ड दिया था और वह बेहद खुश थी। अगर कार्ड में पैसे बहुत कम और उसकी उम्मीदों से बहुत दूर होते तो उसे निश्चित रूप से झटका लगता। इस बिंदु तक सोचते हुए गो मिंघन के पिता ने कहा, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। अगर यह पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा ही हो। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बेटियों को बेच रहे हैं जब तक कि हमारी बेटियां उन्हें पसंद करती हैं। युवा मास्टर कियान। गो मिंघन की मां ने अपने पति की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, क्या ये यंग मास्टर कियान की वजह से नहीं है? फिर तुम ऐसे क्यों हो गए? गो मिंघन के पिता ने कहा। गो मिंघन की मां ने कहा, तुम्हें किसने बताया कि पैसे कम हैं? फिर एक विशेष एजेंट की तरह उसने सावधानी से चारों ओर देखा, जैसे कि उसे पकड़े जाने का डर हो। तुम्हें क्या हुआ? तुम एक विशेष एजेंट की तरह क्यों दिखते हो? गो मिंघन के पिता ने असंतुष्ट होकर कहा। शश, अपनी आवाज कम करो। गो मिंघारी की मां ने धीरे से कहा, बात जल्दी से बंद करो, अभी तो दिन का उजाला है। तुम दरवाजा क्यों बंद करोगे? अगर मैं तुम्हें चुप रहने को कहूँ तो चुप रहो, इतनी बकवास मत करो। गो मिंघन की मां ने असंतोष में अपने पति को घूर कर देखा। गो मिंघन के पिता असहाय थे और केवल जाकर दरवाजा बंद कर सकते थे। उसने पलट कर देखा तो उसकी पत्नी बक्सों और अलमारियों में कुछ खोजबीन कर रही थी। बहुत सारी चीजें जमीन पर बिखरी पड़ी थी। तुम क्या कर रहे हो? जब से मैं वापस आया हूँ तब से सब कुछ असामान्य हो गया है। क्या मेरा मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है? गो मिंघन के पिता ने कहा। बकवास बंद करो, जल्दी करो और मुझे सोचने में मदद करो। हमारे परिवार की सुरक्षा कहाँ है? हम चीजें छिपा सकते हैं। गो मिंघन की मां ने बिना सिर घुमाए कहा। चीजें छिपाना? क्या छिपाना? बेशक ये वही कार्ड है। गो मिंघन की मां ने कहा, बस इसे कहीं भी रख दो। इसे कहीं भी रख दोगे? गो मिंघन की मां ने अचानक अपने पति की ओर देखा और कहा, अगर कोई इसे चुरा ले तो क्या होगा? कार्ड की कीमत वास्तव में कितनी है? देखते हैं तुम कितने घबराए हुए हो। गो मिंघन के पिता ने कहा। तुम्हें क्या लगता है इसकी कीमत कितनी है? गो मिंघन की मां को इसमें दिलचस्पी दिखी। मुझे कैसे पता होगा? अनुमान लगाओ, अनुमान लगाओ। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम जीवन भर इसका अनुमान नहीं लगा पाओगे। गो मिंघरन की मां ने रहस्यमय ढंग से कहा। अपनी तरफ देखो, तुम ऐसे दिखते हो जैसे तुमने कभी पैसे नहीं देखे। गो मिंघन के पिता ने कहा, हाँ, मैंने पैसा देखा है, लेकिन इतना नहीं। गो मिंघर की मां अब अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सकी। बहुत ज्यादा। गो मिंघन के पिता दंग रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी का व्यवहार पहले भी देखा था। उन्हें लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्ड में पैसे बहुत कम थे, इसलिए उन्होंने झटका खाने के बाद ही ऐसा भाव दिखाया। अब ऐसा लगता है कि उनका अनुमान गलत था। जल्दी अनुमान लगाओ। 10,000। गो मिंघन के पिता ने कहा। ग्रेटर दैन। गो मिंघारी की मां ने कुछ नहीं कहा और बस अपने पति की तरफ आंखें घुमाई। जाहिर है उसने सही अनुमान नहीं लगाया और बहुत कम अनुमान लगाया। 50,000। गो मिंघन के पिता ने संकोच से कहा। उनके जैसे परिवार के लिए हालांकि 50,000 कोई खगोलीय आंकड़ा नहीं था, यह कोई छोटी संख्या भी नहीं थी। उनके परिवार की बचत 50,000 भी नहीं थी। 50,000। गो मिंघारी के पिता ने संकोच से कहा। उनके जैसे परिवार के लिए हालांकि 50,000 कोई खगोलीय आंकड़ा नहीं था, लेकिन ये कोई छोटी संख्या भी नहीं थी। उनके परिवार की बचत 50,000 भी नहीं थी। अभी भी काफी नहीं है, अभी भी पर्याप्त नहीं है। गो मिंघन के पिता दंग रह गए। क्या हुआन फैंग इतना उदार था? उसने उसे हर बार 50,000 युआन से ज्यादा दिए और यह पहली बार था जब वे मिले थे। 1,00,000 युआन। जब उन्होंने 1,00,000 युआन कहा तो गो मिंघन के पिता की आवाज कांप उठी। उन्हें तो यहाँ तक लगा कि यह संख्या बहुत बड़ी और असंभव है। अप्रत्याशित रूप से उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। चलो एक बड़ा अनुमान लगाते हैं। अभी भी बड़ा अनुमान लगा रहे हो? उसने उसे 100,000 युआन से ज्यादा दिए। हुआन फेंग बहुत उदार था। गो मिंघन के पिता ने कहा, हाँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतना कुछ देगा। गो मिंघन की मां ने भी कहा, यह 150,000 है। गो मिंघन के पिता ने कहा, भूल जाओ, बेहतर होगा कि तुम अनुमान न लगाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो भले ही तुम कल अनुमान लगाओ, तुम अनुमान नहीं लगा पाओगे।
गो मेंढन की माँ ने कहा। तो फिर मुझे सीधे बताओ, ये नंबर है? गो मेंढन की माँ ने हथेली उठाकर कहा। 5 लाख। गो मेंढन के पिता ने आश्चर्य से कहा। ये संख्या उनके परिवार के लिए यह एक खगोलीय आंकड़ा कहा जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी पत्नी ने कहा कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था और उसने भी इसे पहले कभी नहीं देखा था। 5 लाख क्या? ये 5 मिलियन है। 5 मिलियन, गो मेंढन की माँ ने कहा। उत्साह के कारण उसकी आवाज थोड़ी तीखी थी। 1944 ग्रहटियाटन 2 क्या? 5 मिलियन? क्या मैंने कल गलत सुना या तुमने गलत देखा? गो मेंढन के पिता ने भी चौंकते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि हुआन फेंग उन्हें कार्ड देकर चला जाएगा। वास्तव में 5 मिलियन की जमा राशि थी। वह 5 मिलियन थी। उसने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था और उसके परिवार की बचत 50,000 से भी कम थी। अंत में हुआन फेंग ने उसे लापरवाही से 5 मिलियन दे दिए। ये हुआन फेंग कितना अमीर था। तुमने गलत नहीं सुना और मैंने भी गलत नहीं देखा, गो मेंढन की माँ ने कहा। उसके बाद वह गर्व से मुस्कुराए और बोली, सौभाग्य से मेरे पास दूरदर्शिता थी, है न? लिटिल फेंग वास्तव में बुरा नहीं है। ये पहली बार है जब हम मिले हैं। रिश्ते की पुष्टि करने के बाद उसने लापरवाही से उसे 5 मिलियन दिए। अगर वह जियोहान से शादी करता है तो आपको लगता है कि वह कितना देगा? हे भगवान, इतना पैसा! गो मेंढन की माँ को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह सपना देख रही है। हुआन फेंग द्वारा दिए गए कार्ड को देखने से पहले उसने अनुमान लगाया कि हुआन फेंग ने उसे जो कार्ड दिया है वह पहले से ही कुछ दसियों हजार डॉलर के बराबर है। वह इसे अपनी पहली मुलाकात के उपहार के रूप में लेगी। आखिरकार उनके परिवार के लिए दसियों हजार युआन बहुत ज्यादा थे। हालांकि गो मेंढन की माँ ने कभी नहीं सोचा था कि हुआन फेंग इतना उदार होगा। वह इतना उदार था कि वह पूरी तरह से हैरान रह गई। हुआन फेंग ने वास्तव में उन्हें 5 मिलियन युआन बचाए। उस समय जब उसने मशीन पर शेष राशि देखी तो उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक भी थी। उसे ये भी लगा कि वह चीजें देख रही है। उसने अपनी आंखें पोंछी और इस बात की पुष्टि करने से पहले कई बार देखा कि वह चीजें नहीं देख रही है। उसके बाद उसे लगा कि वह एक ट्रांस में थी। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में इन अमीर लोगों के विचारों को नहीं समझती थी। उसके परिवार के पास दसियों हजार युआन भी नहीं थे। दूसरी ओर हुआन फेंग ने लापरवाही से लाखों युआन फेंक दिए। अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन इससे गो मेंढन की माँ के दिल में उत्साह कम नहीं हुआ। उस समय वह अपनी पिछली पसंद के लिए और भी अधिक आभारी थी। अगर उसने हुआन फेंग जैसे दामाद को जाने दिया तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होगा। बेशक उसकी बेटी भी निश्चित रूप से दुखी होगी। क्या तुम हमेशा अपनी बेटी को बेचना नहीं चाहते थे? इस बार तुमने उसे अच्छी कीमत पर बेच दिया। गो मेंघारी के पिता अपनी पत्नी की तरह खुश नहीं थे। इसके बजाय वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। बेचने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इसे बहुत अप्रिय बना देते हो, गो मेंघन की माँ ने कहा। हुआन फेंग बहुत उदार है, जिसका मतलब है कि वह जियोहान को महत्व देता है। क्या यह अच्छी बात नहीं है? जियो फेंग एक अच्छा इंसान है और आपकी बेटी भी उसे पसंद करती है। वह निश्चित रूप से यह नहीं सोचेगी कि मैंने उसे बेच दिया है। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वह भी काफी खुश था कि परिवार के पास अचानक इतना पैसा आ गया। आखिरकार अगर ऐसा होता तो परिवार को भविष्य में गो योंग के भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। हालांकि जब उन्होंने पैसे के बारे में सोचा जो उनकी बेटी को बेचने के लिए पैसे लग रहे थे, तो गो मेंघन के पिता को अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस हुआ। अगर तुम नहीं कहना चाहती तो मत कहो, गो मेंघन की माँ ने इसकी परवाह नहीं की और खुशी खुशी कार छिपाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढती रही। इस समय हुआन फेंग और गो मेंघन पहले ही किंग प्रांत के लिए विमान में सवार हो चुके थे। स्वाभाविक रूप से वह गो मेंघन के पारिवारिक मामलों के बारे में नहीं जानती थी। गो मेंघन ने पहले हुआन फेंग से पूछा था। वह जानती थी कि उसने अपनी माँ को कितना पैसा दिया है। अगर उसने बहुत अधिक दिया तो ये भविष्य में अच्छी बात नहीं हो सकती है। हालांकि हुआन फेंग ने कहा कि उसे खुद भी नहीं पता था। वह कार्ड उसके कई कार्डों में से एक था और ये बहुत समय पहले किया गया था और उसके बाद उसने शायद ही कभी पैसे बचाए हों। हुआन फेंग ने अनुमान लगाया कि अंदर पैसे थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बेशक भले ही हुआन फेंग को पता हो कि कार्ड में 5 मिलियन है, 5 मिलियन उसके लिए अभी कुछ भी नहीं थे। इतनी संपत्ति होना कोई खगोलीय आंकड़ा नहीं था और अगर उसके पास इतनी जगह होती तो 5 मिलियन एक दिन से भी कम समय में उसकी आय हो सकती थी। प्लेनेट टियाटन, फेंगजी देश, लिगुआन शहर। फेंगजी देश के सबसे बड़े शहर के रूप में लिगुआन शहर में हर दिन कई उड़ने वाले जहाज आते जाते थे। पास के स्टार फील्ड में सबसे बड़े ग्रह के रूप में स्वर्गीय टॉवर स्टार की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं था। अकेले 10 से अधिक हल्के ग्रेड के सुपर युद्धपोत थे। अन्य बड़े आकार के युद्धपोत, मध्यम आकार के युद्धपोत और भी अधिक अज्ञात थे। एल्विन, मैंने सुना है कि बंदरगाह पर एक और बड़े आकार का युद्धपोत आ गया है। यदि आप जाकर नहीं देखेंगे तो शायद आपको कुछ करने को मिल जाए। लिगुआन शहर के एक छोटे से सराय में बारटेंडर ने शराब पी रहे एक सुनहरे बालों वाले युवक से कहा। इस युवक के चेहरे पर गुंडागर्दी का भाव था और उसके इरादे कुछ तुच्छ थे। इसके अलावा उसके कपड़े थोड़े फटे हुए लग रहे थे। जाहिर है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये युवक एल्विन था जिसका जिक्र बारटेंडर ने अभी किया था। 16 साल का युवक। वह बचपन से ही अनाथ था और सैकड़ों परिवारों के खाने पर निर्भर होकर बड़ा हुआ था। 14 साल की उम्र से ही वह अनाथ था। उसने पैसे कमाने के लिए इस शहर में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए आसपास के सभी लोग उसे जानते थे। लिगुआन शहर के बंदरगाह के लिए यह एक ऐसी जगह थी जहां वह अक्सर जाता था। क्या यह मेर है? मैंने सुना है कि वह उजाड़ पर्पल सन स्टार में अपना जहाज लेकर आया है ताकि उजाड़ भूमि का पता लगा सके। मुझे आश्चर्य है कि उसकी फसल कैसी होगी, एल्विन ने शराब का एक घूंट पीते हुए कहा। एल्विन ने अभी तक अपना परिवार नहीं बसाया था, इसलिए वह आमतौर पर बहुत मेहनत करता था। हालांकि उसने जो पैसा कमाया था वह उसने बर्बाद कर दिया था। बार वह जगह थी जहाँ वह अक्सर आता था और उसकी अधिकांश आय यहीं से आती थी। इसलिए हालांकि वह बुरा नहीं था, लेकिन उसकी शराब की सहनशीलता कम नहीं थी। यह मेयर है जो वापस आया है। मैंने सुना है कि इस बार उसका वजन बहुत बढ़ गया है, बार ने कहा। एल्विन ने सिर हिलाया और अपने हाथ से शराब का गिलास नीचे रख दिया और कहा, मैं भी जाकर देखूंगा। जाओ जाओ, अगर तुम देर से जाओगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मैं ये शराब तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगा।
बारटेंडर ने कहा, जब तक आपके पास पर्याप्त पैसा है, अगर आपके पास जीवन नहीं है तो ऐसा ही रहने दो। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन एल्विन पहले ही बाहर निकल चुका था। बहुत जल्दी एल्विन बंदरगाह पर पहुंच गया। लेगुआन शहर का बंदरगाह बहुत बड़ा था। ये हवा में लटका हुआ था और खाली जमीन से घिरा हुआ था। हालांकि इस समय ये खाली जमीन सभी प्रकार के युद्धपोतों से भरी हुई थी। एल्विन अपनी कार में सवार होकर बंदरगाह के पास खुली जगह पर पहुंचा। उसके बाद वह बंदरगाह पर खड़े जहाजों की ओर बढ़ा। उन जहाजों में उसे जल्दी ही अपना लक्ष्य मिल गया, एक बड़ा जहाज। इस समय जहाज के आसपास बहुत से लोग काम कर रहे थे और वे जहाज पर सामान ले जा रहे थे। मिस्टर मेयर, बधाई हो, आपने बहुत कुछ हासिल किया है। एल्विन सीधे जहाज के मालिक के पास गया और बोला। एल्विन अक्सर यही रहता था और खूब मेहनत करता था, इसलिए वह मेयर को पहले से जानता था और उसके साथ उसके अच्छे संबंध थे। ये तुम हो, इस बार इतनी देर क्यों हो गई? अगर तुम काम करना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो मुझे डर है कि तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। मेयर ने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर एल्विन पलटा और चला गया। इस समय जहाज पर चालक दल के सदस्य मजदूरों को सावधानी से चलने का आदेश दे रहे थे। जहाज पर मौजूद आधे से ज्यादा सामान हटा दिया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेयर ने कहा कि अगर एल्विन थोड़ी देर बाद आया तो कोई और जीवन नहीं बचेगा। जाहिर है कि वे क्रू सदस्य एल्विन को जानते थे। एल्विन जब उनसे मिलने गया तो उसने सामान हटाना शुरू कर दिया। एल्विन को जल्द ही पता चल गया कि ये सभी चीजें मलबे या ब्रह्मांडीय कचरा थी। हालांकि इन चीजों को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उनका मूल्य कम नहीं था। कई बार वह इन चीजों से अभी भी कुछ बहुत ही कीमती चीजें पा सकता था। इस बार मेयर को इतनी सारी चीजें मिल गई थी। ये देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इस बार उसे बहुत बड़ा मुनाफा मिलने वाला है। एल्विन ने सामान ले जाते समय क्रू से बातचीत की। उसे बहुत सी बातें पता थी। पता चला कि इस बार मेयर को पर्पल सन स्टार पर एक खंडहर मिला। वहाँ एक जीर्ण शीर्ण युद्धपोत था। मेयर के आदमियों ने खंडहर की तलाशी ली और कई अच्छी चीजें पाई। हालांकि समय की कमी के कारण उन्हें उन चीजों को पहचानने का आत्मविश्वास नहीं था। वे उसे अपने साथ वापस ले आए। इस मेयर की किस्मत वाकई अच्छी है। उसने वास्तव में ऐसे युद्धपोत का सामना किया। इसके अलावा यह एक ऐसा युद्धपोत है जिसे अभी तक साफ नहीं किया गया है। एल्विन ने अपने दिल में सोचा, पिछले कुछ सालों में कई जहाज थे जो मालवाहक जहाजों को जमीन का पता लगाने के लिए ले जाते थे। इसलिए जब तक आसपास कुछ मूल्यवान जगहें थी, वे मूल रूप से साफ हो चुकी थी। अच्छी चीजें ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। शायद यही कारण था कि मेयर बैंगनी सूर्य तारे के पास गया। आखिरकार बैंगनी सूर्य तारा अभी भी स्वर्गीय टॉवर तारे से काफी दूर था और इस बार मेयर की किस्मत जाहिर तौर पर खराब नहीं थी। उस उजाड़ ग्रह पर उसे एक जनरल के अवशेष मिले और बहुत सी चीजें भी मिली। उसने चालक दल से सुना कि मेयर दूसरी बार पर्पल सन प्लेनेट पर जाने की योजना बना रहा था। इससे पहले कि दूसरे लोग प्रतिक्रिया कर पाते, वे फिर से चले जाते। जल्दी जनरल के जहाज को साफ करने के बाद वह अपने आदमियों को वापस ले आया और उसके पास दूसरी जगहों को देखने का समय नहीं था। ये बहुत अच्छा होगा यदि मेरे पास अपना युद्धपोत हो। एल्विन ने अपना सामान अपनी पीठ पर उठाया और बंदरगाह पर खड़े अनेक जहाजों को ईर्ष्या से देखा। एल्विन का सपना था कि उसका अपना जहाज हो। हालांकि यह आसान नहीं था, भले ही वह सबसे छोटा जहाज क्यों न हो। कीमत सस्ती नहीं थी। वह कड़ी मेहनत करके ये पैसा कमाना चाहता था। जाहिर है यह कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा एल्विन का पैसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ उतना ही पैसा खर्च करना चाहता था जितना वह कर सकता था। इस तरह उसके लिए अपना लक्ष्य हासिल करना और भी मुश्किल हो जाता। यह क्या है? जब एल्विन जहाज से सामान हटा रहा था तो अचानक एक दिल के आकार का रत्न नीचे गिर गया। एल्विन ने जैसे ही रत्न देखा, वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। हालांकि रत्न की सतह पर ज्यादा रोशनी नहीं थी, फिर भी एल्विन को लगा कि इसमें किसी तरह का जादू है। इसने उसका ध्यान गहराई से आकर्षित किया। एल्विन ने जमीन से मणि उठाए और उसे काफी देर तक ध्यान से देखता रहा। इसके अलावा एल्विन का पैसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ उतना ही पैसा खर्च करना चाहता था जितना वह कर सकता था। इस तरह उसके लिए अपना लक्ष्य हासिल करना और भी मुश्किल हो जाता। यह क्या है? जब एल्विन जहाज से सामान हटा रहा था तो अचानक एक दिल के आकार का रत्न नीचे गिर गया। एल्विन ने जैसे ही रत्न देखा, वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। हालांकि रत्न की सतह पर ज्यादा रोशनी नहीं थी, फिर भी एल्विन को लगा कि इसमें किसी तरह का जादू है। इसने उसका ध्यान गहराई से आकर्षित किया। एल्विन ने जमीन से रत्न उठाया और उसे काफी देर तक ध्यान से देखता रहा। उसे इसमें कुछ खास नहीं लगा, लेकिन सहज ही उसे लगा कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। 1945 प्रथम एक, आगे क्या चल रहा है? चलो चलें। जब पीछे के दरवाजे पर खड़े लोगों ने एल्विन को वहां अचंभित खड़े देखा तो उन्होंने उत्सुकता से उससे आग्रह किया। आखिरकार वे हर बार जब वे अधिक चीजें ले जाते तो अधिक कमा सकते थे। कोई भी ऐसे समय में समय बर्बाद करने को तैयार नहीं था। एल्विन ने आवाज सुनी और अनजाने में ही रत्न को अपनी बाहों में रख लिया। फिर उसने बाकी चीजें उठाई और बाहर चला गया। जब सारा सामान बाहर निकल गया तो सबको बाहर जाना पड़ा। हालांकि इससे पहले निरीक्षण होना जरूरी था। ये नियम लोगों को चोरी छिपे सामान ले जाने से रोकने के लिए था। एल्विन भी इस नियम के बारे में जानता था। वह झिझक रहा था कि क्या उसे रत्न सौंप देना चाहिए। एल्विन, मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम्हारी नाक कुत्ते से भी ज्यादा तेज है। निरीक्षण का प्रभारी क्रू सदस्य एल्विन को देखकर मुस्कुराया। जाहिर है वह एल्विन से बहुत परिचित था। हाँ, आओ और शराब पीकर कुछ पैसे कमाओ। एल्विन ने कहा, अब तुम जवान नहीं रहे बेटा, अब समय आ गया है कि तुम कोई लड़की ढूंढो। तुम्हें कुछ पैसे बचाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम मुश्किलें नहीं झेल सकते, तुम्हें बस पब में कुछ कम जाना होगा। आदमी ने चेक करते हुए कहा, तुम अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख सकते। एल्विन ने कहा, लेकिन वह थोड़ा चिंतित था। उसने मणि निकालने की पहल की और कहा, मैं अभी कुछ बाहर लाया हूँ। जांच का प्रभारी व्यक्ति दंग रह गया और फिर बोला, एल्विन, अब तुम ईमानदार नहीं रहे। तुमने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। दरअसल ये पहली बार नहीं था जब वह व्यक्ति एल्विन से मिला था। हालांकि एल्विन के माता पिता नहीं थे, फिर भी वह एक अच्छा इंसान था। वह कष्ट सहने को तैयार था और उसे मुर्गियां और कुत्ते चुराने जैसे काम पसंद नहीं थे। शराब पीने के अलावा उसे कोई कमी नहीं दिखती थी। इससे पहले उसने एल्विन को एक से अधिक बार देखा था, क्योंकि एल्विन अक्सर यहाँ काम की तलाश में रहता था। इसलिए वे पहले से ही एक दूसरे से बहुत परिचित थे।
इससे पहले वे एक दूसरे से बहुत परिचित थे। एल्विन कभी भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया था। उसने आज ऐसा क्यों किया? इससे पहले उसने एल्विन को एक से अधिक बार देखा था, क्योंकि एल्विन अक्सर यहाँ काम की तलाश में रहता था, इसलिए वे पहले से ही एक दूसरे से बहुत परिचित थे। इससे पहले वे एक दूसरे से बहुत परिचित थे। एल्विन कभी भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया था। उसने आज ऐसा क्यों किया? जब उसने ये सोचा तो उस आदमी के चेहरे पर भाव बदल गए। आखिर वे उन मजदूरों से नफरत करते थे जो जहाज से सामान चुपके से नीचे लाते थे। हालांकि जब उसने एल्विन को अपनी जेब से कुछ निकालते देखा तो उसने एल्विन को घूरते हुए कहा, बच्चे, तुम में हिम्मत है ना? तुमने मुझे चिढ़ाने की हिम्मत की। क्या ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है? मुझे लगा कि यह कोई कीमती चीज है। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? जाहिर है उस व्यक्ति ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया जिसे एल्विन ने निकाला था। इसमें कुछ खास नहीं था, ये बस एक साधारण पत्थर था। मेयर के जहाज पर मौजूद सभी चीजें युगपोक के अवशेष थे। ये पत्थर शायद पर्पल सनस्टार से लाया गया होगा जब उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ये बेकार था। इसलिए जब एल्विन ने ये चीज निकाली और कहा कि उसने इसे पूरी गंभीरता से निकाला है, तो उस व्यक्ति को लगेगा कि एल्विन उसके साथ मजाक कर रहा है। नहीं, ये चीज सचमुच एक खजाना लगती है, एल्विन ने कहा। उस आदमी ने एल्विन के हाथ से पत्थर निकाला और कुछ देर तक उसे लापरवाही से देखा। उसके बाद उसने लापरवाही से उसे एल्विन की ओर फेंक दिया और कहा, ठीक है, चूंकि तुमने कहा कि यह एक खजाना है, इसलिए तुम इसे अपने पास रख सकते हो। अंकल, मुझे अभी भी बहुत से काम करने हैं। मेरे पास यहाँ तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। जाहिर है उस व्यक्ति को उस चीज में कुछ खास नहीं लगा। हालांकि इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ऊपर से देखने पर वह चीज वाकई एक साधारण पत्थर जैसी ही लग रही थी। उसमें कुछ खास नहीं था, इसलिए उसे अभी भी लग रहा था कि एल्विन उसे चिढ़ा रहा है। इस बारे में सोचते हुए एल्विन आमतौर पर कुछ भी नहीं लाता था। उसने सोचा कि वह आज कुछ नहीं लाएगा। ये देखकर कि वह व्यक्ति अगले व्यक्ति की जांच करता रहता है, एल्विन केवल मनी लेकर पहले निकल सकता था। चलते चलते उसने मनी को नाप कर देखा। क्या ये सचमुच एक साधारण पत्थर हो सकता है? एल्विन ने धुंधले रत्न को देखा और उसके दिल में संदेह होने लगा। लेकिन एल्विन ने उसे फेंका नहीं, बल्कि उसे अपनी बाहों में रख लिया। चाहे जो भी हो, इस चीज को सबसे पहले रखना चाहिए। यह उपयोगी है या नहीं, ये दूसरी बात है। बैंगनी सूर्य तारा। बैंगनी सूर्य तारा एक ऐसा ग्रह था जो तियान-तान तारे से छोटा नहीं था। हालांकि तियान-तान तारे का वातावरण मनुष्यों के रहने के लिए उपयुक्त था। हालांकि बैंगनी सूर्य तारा धूल से ढका हुआ लग रहा था। ये धूसर रंग का था और इसका दृष्टि क्षेत्र अपेक्षाकृत खराब था। अचानक एक विशाल युगपोक पर्पल सन स्टार के वायुमंडल में घुस आया। उसके बाद वह तेजी से जमीन की ओर उड़ गया। फिर उन्होंने अपना लक्ष्य चुना और तेजी से उसके पास पहुंचे। उन्होंने जो लक्ष्य चुना था वहाँ एक युगपोक का मलबा था। अगर मेयर और दूसरे लोग यहाँ होते तो वे जहाज के मलबे से अच्छी तरह परिचित होते, क्योंकि मलबा वही मलबा था जिसे उन्होंने पहले साफ किया था। दरअसल जहाज का मलबा कोई साधारण जहाज नहीं था, यह एक युगपोक था। बहुत जल्दी ही युगपोक वहाँ पहुंचा और मलबे पर आसानी से उतर गया, जिससे भारी मात्रा में धूल उड़ गई। इसके बाद युगपोक से पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों का एक समूह बाहर आया। युगपोक से बाहर निकलने के बाद वे तेजी से मलबे की ओर बढ़े। सैनिकों के पीछे सैन्य वर्दी में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने मलबे को देखा और फिर धीरे धीरे युगपोक से नीचे उतरा। हालांकि उसकी गति धीमी थी, लेकिन वह असामान्य रूप से शांत था। सैनिकों के समूह ने मलबे में प्रवेश करने के बाद शीघ्रता से पूरे युगपोक की तलाशी ली, एक भी कोना नहीं छोड़ा। बहुत जल्द एक सैनिक उस अधेड़ व्यक्ति के पास आया और उसे सैन्य सलामी दी। फिर उसने स्पष्ट आवाज में कहा, जनरल एंगस को रिपोर्ट करते हुए, हमारी खोज के बाद हमें ग्रीन क्लाउड युगपोक पर स्पेटियोटेम्पोरल सीक्रेट कुंजी नहीं मिली। ग्रीन क्लाउड युगपोक पर खोजे जाने के स्पष्ट निशान हैं। अपने अधीनस्थ से रिपोर्ट सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो जनरल एंगस भी थे, भौहें सिकोड़ते हुए उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत हो गई। जाहिर है किसी ने उनके आगे का रास्ता रोक दिया था और इस युगपोक के मलबे की खोज की, और उसने मलबे की भी खोज की। जनरल एंगस इस स्थिति से थोड़ा नाराज थे। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं था। इस दुनिया में गैलेक्टिक स्कवेंजर नामक एक पेशा था। वे ब्रह्मांडीय कचरे को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न ग्रहों की यात्रा करते थे या कुछ अंतरिक्ष यान के मलबे की तलाश करते थे। लेकिन यह अंतरिक्ष यान एक नागरिक मालवाहक जहाज था। यह एक सैन्य जहाज था। जब तक वे इसमें भाग गए, वे निश्चित रूप से इसकी खोज करेंगे। इसलिए एंगस को लगा कि कोई आकाशगंगा के खोजी होंगे जिन्होंने उनसे पहले इस स्थान को खोज लिया होगा, इसलिए उसने इसकी खोज की। अगर ये दूसरी तरफ का जहाज होता तो इसकी तलाशी ली जाती, लेकिन एंगस को इसकी परवाह नहीं थी। फ्लेमिंग विंड किंगडम में एक उच्च पदस्थ जनरल के रूप में उसे वास्तव में उन अवशेषों की परवाह नहीं थी। हालांकि ग्रीन क्लाउड नामक ये युगपोक स्पष्ट रूप से अलग था, क्योंकि इस पर सवार लोग उन्होंने पहले एक महत्वपूर्ण चीज चुरा ली थी। हालांकि उन्हें ये पता चलने के बाद उन्होंने जल्दी से उसका पीछा किया और उसका पीछा करने की प्रक्रिया में उन्होंने ग्रीन क्लाउड को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रीन क्लाउड को भागने दिया। अब जाकर उन्हें उसका स्थान पता चला। हालांकि वे अभी भी एक कदम बहुत देर से थे। कोई उनसे पहले ही इस युगपोक पर चढ़ चुका था और अब उस युगपोक पर बहुत सारी चीजें थी, जिसमें वह खजाना भी शामिल था। उन सभी को छीन लिया गया था। जहाँ तक बाकी चीजों का सवाल है, एंगस को कोई परवाह नहीं थी। उसे उनकी भी परवाह नहीं थी। हालांकि वह स्पेशियोटेम्पोरल सीक्रेट की नामक उस खजाने को बहुत महत्व देता था। वह उस चीज को पाने के लिए दृढ़ था। तुरंत जांच के लिए किसी को भेजो। हाल ही में कोई भी जहाज इस ग्रह पर आया है, भले ही वे गुजर रहे हों, उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। एंगस ने अपने अधीनस्थ से कहा, हाँ जनरल एंगस। सैनिक ने सम्मानपूर्वक सलामी दी और स्पष्ट आवाज में कहा। उसके बाद सभी लोग युगपोक पर वापस आ गए। युगपोक धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा और बहुत सारी धूल उड़ाने के बाद दूर तक उड़ गया। बहुत जल्द यह उनकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया और पूरा ग्रह अपनी मौत की खामोशी में लौट आया। ऐसा लग रहा था जैसे पहले कभी कोई आया ही नहीं था। लीगुआन शहर में एल्विन एक बार फिर बार में बैठा। शराब पीते समय उसने मेयर के जहाज से प्राप्त पत्थर के साथ खेला।
हालांकि उसने इसके साथ कुछ घंटों तक खेला था, उसे इसमें कुछ खास नहीं लगा। वह इस पर विश्वास करने लगा। ये चीज बस एक टूटा हुआ पत्थर था। एल्विन, तुम क्या देख रहे हो? इस समय एक युवक ने पीछे से एल्विन की गर्दन को पकड़ लिया और भावुक होकर बोला, कुछ नहीं। बिल, तुम यहाँ क्यों हो? एल्विन ने पत्थर को अपनी बाहों में रखा और कहा, बेशक मैं यहाँ शराब पीने आया हूँ। बिल नामक युवक ने बारटेंडर का अभिवादन किया और एल्विन की ओर देखने लगा। उसने कहा, बच्चे, क्या तुम्हें कुछ शौक है? क्या तुम शराब के नशे में बार में मरना चाहते हो? बिल और एल्विन अच्छे दोस्त थे। दोनों का परिवार अच्छा नहीं था। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और बिल भी एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवन यापन के लिए अंशकालिक काम पर निर्भर था। हालांकि जाहिर तौर पर उसके मन में एल्विन से ज्यादा विचार थे। उसने जो पैसा कमाया था वह उसे इस बार में बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह बार में बहुत कम बार आया था। यही वजह थी कि जब एल्विन ने बिल को यहाँ देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। बार में नशे में मरना बुरा नहीं है। एल्विन मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम्हें यहाँ आना पसंद नहीं था। तुम आज यहाँ क्यों हो? आओ और आराम करो। बिल ने कहा, क्या तुम्हें पता है, मैंने सेना में भर्ती होने के लिए नामांकन किया है। सेना में भर्ती होना है? एल्विन और भी हैरान था। उसने कभी नहीं सुना था कि बिल सेना में भर्ती होना चाहता है। हाँ, सेना में भर्ती हो जाओ। बिल ने खुशी से कहा, मेरा सपना है कि एक दिन मैं युद्धपोत कमांडर बनूं और युद्धपोत को युद्ध के लिए कमांड करूं। बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे अच्छा लगता है। बिल ने और भी अधिक उत्साहित भाव से कहा। एल्विन को बिल के सपने के बारे में पता था। बिल ने और भी अधिक उत्साहित भाव से कहा। एल्विन को बिल के सपने के बारे में पता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का सचमुच जाकर सेना में भर्ती होने की तैयारी करेगा। जाने की 1946 सलाह, तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी चुपचाप सेना में जाने की? एल्विन ने कहा, हे, मेरे मन में हमेशा से यही विचार था। मैं अभी इतना बड़ा नहीं था। अब जब मैं काफी बड़ा हो गया हूँ तो मुझे स्वाभाविक रूप से जाना ही होगा। बिल ने कहा, मैं कुछ दिनों में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। मैं आज रात विशेष रूप से जश्न मनाने के लिए आया हूँ। चीयर्स, बधाई हो भावी कप्तान। एल्विन और बिल ने कंबल को छुआ और कहा, चीयर्स, महान कैप्टन बिल इतिहास के मंच पर कदम रखने वाले हैं। बिल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। वे दोनों अपने अगले जन्म में बहुत खुश लग रहे थे। बिल खुश था क्योंकि वह अपने सपने के एक कदम करीब था और एल्विन अपने दोस्त के लिए खुश था। वैसे एल्विन, तुम सेना में भी शामिल हो सकते हो। तुम हमेशा मजदूर ही रह सकते हो और तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा। बिल ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और कहा, दरअसल किसी ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो कड़ी मेहनत करके धन कमा सके और इतिहास में प्रसिद्ध हो सके। ये सिर्फ जीविका कमाने का एक तरीका था। जाहिर है वे ऐसा करते नहीं रह सकते थे। जाहिर है बिल को लगा कि मजदूर बनने की तुलना में सैनिक बनना कहीं ज्यादा आशाजनक है। इसलिए वह चाहता था कि एल्विन अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बजाय सैनिक बने। सैनिक, मैं नहीं जा रहा हूँ। एल्विन ने अपना सिर हिलाया और कहा। उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। एल्विन, अरे भाई, इसके बारे में सोचो। क्या तुम अपना खुद का अंतरिक्ष यान नहीं चाहते? तुम एक सैनिक हो सकते हो। तुम एक बेड़े के कमांडर भी हो सकते हो। वाह, ऐसी स्थिति, बस इसके बारे में सोचने से ही मैं उत्साहित हो जाता हूँ। बिल ने सलाह दी। दरअसल एल्विन एक ऐसा जहाज चाहता था जो उसका अपना हो, लेकिन वह एक ऐसा जहाज चाहता था जो पूरी तरह उसका अपना हो। एक ऐसा जहाज जो उसे दुनिया की खोज करने में मदद कर सके। एक निजी उड़ान जहाज, युद्धपोत नहीं। यह उसका नहीं हो सकता था। ज्यादा से ज्यादा वह इसे नियंत्रित कर सकता था। मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि बाहर रहना बेहतर है। एल्विन ने कहा, तुम बाहर मजदूरी करते हो। तुम्हारे पास अंतरिक्ष यान खरीदने के लिए पैसे कब होंगे? मुझे डर है कि तुम्हारे पास अपने जीवन काल में पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। बिल ने कहा। हालांकि एल्विन कठिनाई को सहन कर सकता था, लेकिन मजदूर होने के नाते वास्तव में बहुत पैसा नहीं कमाया जा सकता था अकेले। एल्विन को शराब पीना भी पसंद था। अगर वह पैसे नहीं बचा पाता तो वह अंतरिक्ष यान खरीदना चाहता था। ये और भी अधिक एक पाइप सपना था। मैं सैन्य शिविर में जाकर अपना योगदान दे सकता हूँ। इनाम भी छोटा नहीं होगा। अगर मैं कुछ सालों बाद बाहर आ भी जाऊँ तो भी मैं जो पैसा कमाऊंगा वही एक मजदूर की हत्या करने से कम होगा। बिल ने कहा, दरअसल आजकल सैनिक भी पैसे कमा सकते हैं, खासकर वे सैनिक जो अक्सर अग्रिम मोर्चे पर काम करते हैं। उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं। जब तक वे कुछ सालों तक सैनिकों की तरह काम करते हैं तब तक वे जो पैसा कमाते हैं वह निश्चित रूप से मजदूर होने से कहीं ज्यादा होता है। एल्विन थोड़ा ललचाया। हालांकि मजदूरी करके भी पैसे कमाए जा सकते थे, लेकिन यह अस्थिर था। लीगुआन शहर में बहुत से बेरोजगार लोग थे। वे हर दिन घाट के आसपास घूमते रहते थे, सामान ले जाने का इंतजार करते थे। कभी कभी एल्विन को सामान ले जाने का मौका भी नहीं मिलता था। इसलिए ये नौकरी सिर्फ एक अस्थायी कर्मचारी की हो सकती थी। ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं थी। बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चाहत रखना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। ये देखकर कि एल्विन थोड़ा लालच में था, बिल ने फिर कहा, इसके अलावा यदि आप अग्रिम पंक्ति में कोई बड़ा योगदान दे सकते हैं तो न केवल आपको पैसे से पुरस्कृत किया जाएगा बल्कि आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। राजा आपको कुछ अन्य चीजों से भी पुरस्कृत कर सकता है यदि आप एक क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये बिल के सपनों में से एक था। उसने सोचा। कप्तान बनने के बाद उसने टीम का नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ी। उसने बहुत बड़ा योगदान दिया था और आखिरकार उसे सम्राट का दर्शक और प्रशंसा मिली। ये सबसे अच्छा होगा अगर उसे एक और क्षेत्र मिल जाए, फिर उसका जीवन परिपूर्ण होगा। तुम वाकई इस बारे में सोचने की हिम्मत रखते हो? एल्विन ने अपने अच्छे दोस्त की तरफ देखा। क्या तुम जानते हो कि अब कितने लोगों को अपना इलाका मिल गया है? अगर आप इसके बारे में सोचे तो भी यह संभव नहीं है। बिल ने कहा, जब तक कोई इसे प्राप्त कर लेता है तब तक ये ठीक है। अगर दूसरे इसे प्राप्त कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? आप भी कर सकते हैं। मैं भूल जाओ। एल्विन ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन राजा बन जाएगा। वह केवल एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। हालांकि भले ही वह राजा नहीं बनना चाहता था, लेकिन उस समय सैनिक बनना स्पष्ट रूप से एक अच्छा विकल्प था। अधिक से अधिक वह बस कुछ वर्षों के लिए अंदर रह सकता था। वैसे भी वह अभी भी युवा था। इस वर्ष एल्विन की आयु 16 वर्ष थी, जो सेना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु थी।
ठीक है, मैं कल भर्ती कार्यालय जाकर देखूंगा, एल्विन ने कहा। ये सही है। बिल ने हंसते हुए एल्विन के कंधे थपथपाए। वह बहुत खुश लग रहा था। हम दोनों सेना में शामिल हुए और साथ मिलकर बहुत बड़ा योगदान दिया। हम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आइए टोस्ट करें। भावी लॉर्ड को बधाई। हे अच्छा। एल्विन ने भी खुशी से बिल के साथ गिलास टकराए और कहा। समझौता होने के बाद दोनों ने खुशी खुशी भविष्य के बारे में सोचा और खूब शराब पी। फिर अलग होकर घर चले गए। अगले दिन एल्विन थोड़ी देर से उठा और खुद को साफ किया। उसके बाद वह लिगुआन शहर के भर्ती कार्यालय में गया। हाल ही में वार्षिक भर्ती का समय था, इसलिए लिगुआन शहर के भर्ती कार्यालय में बहुत चहल पहल थी। सपने देखना अच्छा नहीं था। अगर कोई अपना नाम बनाना चाहता था या उसके पास कोई और विकल्प नहीं था तो उसे ऐसा करना ही पड़ता था। जिनके पास कोई बेहतर रास्ता नहीं था उन्होंने सेना में भर्ती होने का विकल्प चुना। इसलिए भर्ती कार्यालय बहुत से लोगों से घिरा हुआ था। एल्विन को अंततः आवेदन पत्र मिल गया, इसलिए उसने कम लोगों वाली जगह ढूंढी और उसे भर दिया। अरे यह एल्विन नहीं है, तुम सेना में भर्ती हो रहे हो। हे। इस समय अचानक एल्विन के कानों में एक आवाज गूंजी। यह एक हैरान करने वाली और मजाकिया आवाज थी। हालांकि एल्विन ने अपना सिर नहीं उठाया, फिर भी आवाज सुनकर ही वह बता सकता था कि दूसरा पक्ष कौन था। ये जानने के बाद कि दूसरा पक्ष कौन था, उसने भौहें सिकोड़ ली। जब एल्विन ने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि उसके सामने एक युवक खड़ा है जो लगभग उसकी ही उम्र का था। वह युवक बिना कुछ छिपाए उसे घृणा से देख रहा था। जहाँ तक इस आदमी की बात है, एल्विन उसे भी जानता था। उसका नाम कोहेन था। वह लिगुआन शहर के एक धनी परिवार का युवा स्वामी था। हालांकि उसका परिवार लिगुआन शहर का सबसे बड़ा परिवार नहीं था, फिर भी वही धनी परिवार का युवा स्वामी था। हालांकि उसके बहुत सारे संबंध भी थे। उसके पास बहुत सारी संपत्तियां भी थी और उसे दूसरी पीढ़ी का अमीर माना जा सकता था। उसके पास पैसा और ताकत थी। हालांकि एल्विन के मन में उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। सटीक रूप से कहें तो दोनों के बीच अभी भी कुछ मतभेद थे। मूल रूप से एल्विन और कोहेन की स्थिति ऐसा नहीं होगा। हालांकि एल्विन के मन में उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। सटीक रूप से कहें तो दोनों के बीच अभी भी कुछ शिकायतें थी। मूल रूप से एल्विन और कोहेन की स्थिति को देखते हुए उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि एक दिन जब एल्विन घाट पर सामान ले जा रहा था तो कोहेन के लिए वहां से गुजरना आसान था। उस समय एल्विन ने ध्यान नहीं दिया कि उसने दूसरे पक्ष को छू लिया है। दूसरे पक्ष के कपड़ों को थोड़ा गंदा करने के बाद एल्विन ने तुरंत दूसरे पक्ष से माफी मांगी। हालांकि न केवल कोहेन ने इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने एल्विन को शाप भी दिया। उसने अपने निजी परिचारक को एल्विन को पीटने के लिए भी कहा। उस समय दोनों के बीच दुश्मनी थी। उसके बाद जब भी कोहेन एल्विन को देखता तो वह किसी से कहता कि एल्विन को सबक सिखाने का मौका ढूंढो। सौभाग्य से एल्विन कई बार चकमा देने में सक्षम था, अन्यथा उसका जीवन निश्चित रूप से आसान नहीं होता। हालांकि एल्विन ने कभी नहीं सोचा था कि वह आज यहाँ कोहेन से मिलेगा। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यही कारण था कि जब उसने कोहेन को देखा तो वह भौचक्का रह गया। लेकिन परेशानी न हो इसलिए एल्विन ने सब कुछ सहने का फैसला किया। उसने फॉर्म हाथ में लिया और दूसरी जगह चला गया। अगर वह अपमान नहीं कर सकता था तो उससे कैसे छिप सकता था। कोहेन ने अपने आसपास खड़े लोगों को सिर हिलाकर इशारा किया। तुरंत ही किसी ने एल्विन का रास्ता रोक दिया और उसे जाने नहीं दिया। तुम क्या चाहते हो? एल्विन ने गहरी आवाज में पूछा। मेरे युवा स्वामी तुमसे बात कर रहे हैं और तुम बिना उत्तर दिए चले जाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मेरे युवा स्वामी को कोई सम्मान क्यों नहीं दे रहे हो? एल्विन को रोकने वाले लोगों में से एक ने अमित्र भाव से कहा। मैं उससे बात नहीं करना चाहता। क्या मैं नहीं कर सकता? एल्विन ने सीधे चेहरे से कहा। अरे एल्विन, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है। तुम बहुत बोल्ड हो गए हो। कोहेन ने पास आकर कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बार-बार की कुछ पृष्ठभूमि हो, तुम उसके परिणाम नहीं भुगत पाओगे। एल्विन की बातों ने आत्मविश्वास से भरे कोहेन को झिझकने पर मजबूर कर दिया। एल्विन सही कह रहा था। देश में भर्ती को लेकर बहुत सख्त नियम थे। अगर उसने यहाँ कोई उपद्रव करने की हिम्मत की तो उसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। हालांकि वह जेल नहीं जाएगा, लेकिन उसके पिता उसे कड़ी सजा जरूर देंगे और एल्विन की खातिर कोहेन को कड़ी सजा दी जाएगी। कोहेन ने इस बारे में चाहे जो भी सोचा हो, उसे लगा कि यह इसके लायक नहीं है, इसलिए वह ये जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हे, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है। एल्विन, तुम्हारा मुंह बहुत अच्छा है। कोहेन ने एल्विन से कहा। हे, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है। एल्विन, तुम्हारा मुंह बहुत अच्छा है। कोहेन ने एल्विन से कहा। जब एल्विन ने देखा कि उसके आसपास के लोग चले गए हैं तो उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। वह भी अभी शर्त लगा रहा था। सौभाग्य से यह कोहेन इस जगह से कुछ हद तक डरता था। अगर ऐसा होता तो वह आगे कोई कदम नहीं उठाता। मैं तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूँ, एल्विन ने कहा। अरे, क्या अब तुम्हें खुद पर गर्व हो रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? कोहेन अचानक मुस्कुराया। एल्विन की नजर में उसकी मुस्कान थोड़ी रहस्यमयी थी, लेकिन वह हैरान भी था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हें ऐसी किस्मत नहीं मिलेगी, कोहेन ने अचानक एल्विन से कहा। एल्विन और भी उलझन में था। कोहेन के साथ क्या हो रहा था? अचानक उसके इरादे अच्छे क्यों हो गए? क्या ऐसा हो सकता है कि कल सूरज पश्चिम से उगने वाला है? बहरहाल, चाहे जो भी हो, एल्विन को लगा कि वह आसानी से निकल जाएगा, इसलिए भले ही वह भी अपने दिल में उलझन में था, फिर भी एल्विन बिना रुके चला गया। उसने अपने हाथ में फॉर्म थमा दिया, फिर वह हैरान भाव के साथ चला गया। दूसरी तरफ कोहेन वास्तव में उसे रोकने नहीं आया था। इससे एल्विन और भी हैरान हो गया। हालांकि उसके पास अभी इस बारे में सोचने की ऊर्जा नहीं थी। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दिया जाए। युवा मालिक, क्या आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? कोहेन के पास खड़े एक नौकर ने पूछा। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? कोहेन फिर मुस्कुराए। 1947 पर्दे के पीछे का मतलब एक युवा स्वामी, आपका क्या मतलब है? नौकर ने कोहेन की ओर देखा और पूछा। मेरा क्या मतलब है? कोहेन ने कहा। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। मेरा क्या मतलब है? क्या तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत है? मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, आदमी ने डर और घबराहट में कहा। ग्रेटर दैन। बगल में खड़े दूसरे नौकरों के चेहरे पर चमकीली मुस्कान थी। वे जानते थे कि युवा मालिक का गुस्सा अप्रत्याशित है, फिर भी तुमने युवा मालिक के मामले के बारे में पूछने की हिम्मत की।
तुम डांट के पात्र हो। हम्फ। कोहेन ने ठंडी सांस ली और कहा, चलो चलें। हाँ, अन्य नौकरों ने एक साथ उत्तर दिया। इसमें स्वाभाविक रूप से पहले वाली मुस्कुराहट भी शामिल थी। कोहेन ने ये जगह नहीं छोड़ी। इसके बजाय वो सीधे भर्ती कार्यालय में चला गया। अधिकांश लोग भर्ती होने की उम्मीद में फॉर्म भरना चाहते थे। वे इसे केवल बाहर ही कर सकते थे। हालांकि कोहेन के पास आखिरकार कुछ कनेक्शन थे, इसलिए उसके लिए भर्ती कार्यालय में प्रवेश करना और बाहर निकलना मुश्किल नहीं था। युवा मास्टर कोहेन, आप यहाँ क्यों आए हैं? कृपया अंदर आइए। भर्ती कार्यालय में कई कर्मचारी थे। उनमें से एक, जो कैप्टन था, कोहेन को जानता था। जब उसने कोहेन को देखा तो उसने जल्दी से उसका अभिवादन किया। नमस्ते कैप्टन रॉस, अब हम क्या करें? कोहेन ने पूछा। मैं ठीक हूँ, मैं बस भर्ती में व्यस्त हूँ। मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं साल के इस समय हमेशा व्यस्त रहता हूँ। कैप्टन रॉस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसे खुद पर थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था। इस समय व्यस्त होने का मतलब था कि उसके पास अभी भी कुछ अधिकार थे। बहुत से लोग अपने परिवार के सदस्यों को लूटपाट करने के लिए सेना में भर्ती करना चाहते थे। वे कुछ कनेक्शन ढूंढकर उन्हें कुछ अच्छे विभागों में रख देते थे। ये सुरक्षित था और इसमें जल्दी सुधार किया जा सकता था, लेकिन कनेक्शन की तलाश में वे उसे, रॉस को, कई मौकों पर ढूंढ लेते थे। इससे वह और भी व्यस्त हो जाता था। हालांकि वह इन चीजों में व्यस्त था, ये स्पष्ट रूप से एक अच्छा काम था। इसलिए हालांकि रॉस थका हुआ था, उसके चेहरे पर बहुत सारी मुस्कुराहट थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं, कैप्टन। बहुत से लोग आपकी तलाश कर रहे हैं, कोहेन ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन रॉस ने इसका खंडन नहीं किया और मुस्कुरा दिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि युवा मास्टर कोहेन यहाँ क्यों है? ओह, यह ऐसा ही है। मेरे पिता का मतलब यह है, वह भी चाहते हैं कि मैं सेना में भर्ती हो जाऊं और देश की रक्षा करूं। कोहेन ने कहा, यही कारण था कि वह भर्ती कार्यालय में आए थे। आप जानते हैं, हालांकि मेरे पिता सिर्फ एक व्यवसायी हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा देश को अपने दिल में रखा है और वह चाहते थे कि कोई 2 साल पहले सेना में शामिल हो। हालांकि उस समय मैं युवा और अज्ञानी था और बहुत चंचल था, इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया। इस साल मेरे पिता ने कहा, अगर मैं सेना में शामिल नहीं हुआ तो मैं अपने पैर तोड़ दूंगा। मुझे पता है कि मैं अब और नहीं छिप सकता, इसलिए मैं आपके भर्ती कार्यालय में आया हूँ। कोहेन ने जब ये कहा तो उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। इस कड़वी मुस्कान का आधा हिस्सा असली था और आधा हिस्सा नकली। ये सच था कि वह सेना में शामिल नहीं होना चाहता था। आखिर वहाँ बहुत मजा था। एक बार जब वह सेना में शामिल हो गया, भले ही वह संबंधित हो, तो यह बाहर की तरह आरामदायक नहीं होगा। बाकी आधा हिस्सा तो बस दिखावा था। वह सिर्फ अपने परिवार के संपर्कों के साथ सेना में भर्ती होने के बाद वह ज्यादा थकेगा नहीं कोई खतरा होगा। ज्यादा से ज्यादा वह बस कुछ समय बिताकर कुछ अनुभव प्राप्त कर लेगा। हालांकि अपने परिवार की व्यवस्था के तहत वह दूसरी पोस्ट पर जाएगा। सैन्य शिविर में उसके दिन निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में ज्यादा आरामदायक होंगे। इसलिए कोहेन को यह आधा वास्तविक और आधा नकली ही लगा। युवा मास्टर कोहेन सेना में भर्ती होना चाहते हैं। कैप्टन रॉस थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, आपके पिता वास्तव में दयालु और धर्मी हैं, भले ही वे एक व्यवसायी हैं, लेकिन उन राजनेताओं की तुलना में उनमें देशभक्ति की कमी नहीं है। युवा मास्टर कोहेन और भी उत्कृष्ट हैं। मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से भविष्य में हमारे फेंगजी देश की तरह एक अजय युद्ध देवता बनेंगे। रॉस की चापलूसी ने कोहेन को बहुत गर्वित किया। उसने हमेशा सोचा था कि वह एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो दुनिया में कभी नहीं आया। अगर वह पहले सेना में शामिल नहीं होता तो ठीक था, लेकिन एक बार जब वह सेना में शामिल हो जाता तो वह निश्चित रूप से भविष्य में दुनिया में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता, एक महान व्यक्ति जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली था। कैप्टन रॉस मजाक कर रहे होंगे। भविष्य में हमें सेना में हमारी देखभाल के लिए अभी भी कैप्टन पर निर्भर रहना होगा। हालांकि कोहेन अपने दिल में एक साधारण कैप्टन को नीची नजर से देखता था, फिर भी उसे अपने पिता के पिछले निर्देश याद थे। वह इन लोगों को नाराज नहीं कर सकता था। आखिरकार उसे अभी भी कुछ समय के लिए सैन्य शिविर में रहना था। भले ही उसके पास अपने परिवार की देखभाल हो, लेकिन इन लोगों को नाराज करना इसके लायक नहीं था। ये सिर्फ आग में घी डालने जैसा था। युवा मास्टर कोहेन मजाक कर रहे होंगे। युवा मास्टर कोहेन के साथ मिलकर काम करने में सक्षम होना, यह मेरा सौभाग्य है। रॉस अपनी सफलता से बहक नहीं गया। वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वह जानता था कि सेना में मजबूत पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति, युवा मास्टर कोहेन मजाक कर रहे होंगे। युवा मास्टर कोहेन के साथ मिलकर काम करने में सक्षम होना, यह मेरा सौभाग्य है। रॉस अपनी सफलता से बहक नहीं गया। वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वह जानता था कि सेना में कोहेन जैसी मजबूत पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति। खुद को कप्तान के रूप में मत देखो। कोहेन सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन कुछ सालों में वह अभी भी कप्तान हो सकता है, लेकिन कोहेन का पद उससे ऊंचा होगा। उसके लिए उसे सर कहना असंभव नहीं होगा। कोहेन रॉस के रवैये से बहुत संतुष्ट था। आखिरकार अपने दिल में वह रॉस जैसे छोटे सैन्य अधिकारी को नीची नजर से देखता था, भले ही यह उसके पिता की गर्मजोशी हो। अगर रॉस उसके सामने दिखावा करता, कोहेन फिर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। सौभाग्य से रॉस जानता था कि कैसे व्यवहार करना है। वैसे कैप्टन रॉस, मुझे एक फॉर्म दीजिए, मैं उसे भर दूंगा। कोहेन ने कहा, ठीक है। ये कहने के बाद रॉस व्यक्तिगत रूप से एक फॉर्म लेने गया। उसने इसे कोहेन को सौंप दिया और फिर व्यक्तिगत रूप से उसे फॉर्म भरना सिखाया। और कोहेन को जाहिर तौर पर बाहर के आम लोगों की तरह बहुत सारे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी। रॉस के मार्गदर्शन में उसने जल्दी से इसे भर दिया। ठीक है कैप्टन रॉस, क्या आपके पास कोई और प्रश्न है? कोहेन ने कहा, अब कोई सवाल नहीं। युवा मास्टर कोहेन, बस वापस जाए और नोटिस का इंतजार कीजिए। रॉस ने कहा, ठीक है धन्यवाद। कोहेन ने कहा, केबी 85। युवा मास्टर कोहेन बहुत विनम्र हैं, रॉस ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। कोहेन का उनके प्रति अच्छा व्यवहार था, जिससे रॉस बहुत संतुष्ट थे। ओह ठीक है। कोहेन ने अभी अभी पलटकर देखा था, जैसे उसे अभी अभी कुछ याद आया हो। उसने कहा, कैप्टन रॉस, मुझे आपको परेशान करने के लिए कुछ करना है। यह क्या है? रॉस ने उत्सुकता से पूछा। ग्रेटर दैन 3। आज एल्विन नाम का एक आदमी सेना में भर्ती हो गया है। मुझे उम्मीद है कि कैप्टन रॉस उसे कुक हाउस में शामिल करने की व्यवस्था कर सकते हैं।
कोहेन ने कहा, मूल रूप से यहाँ आने के रास्ते में कोहेन सीधे एल्विन से छुटकारा पाना चाहता था। एल्विन किस तरह की मानसिकता रखता था जब उसने सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कोहेन ने अनुमान लगाया कि एल्विन इस तरीके का उपयोग करना चाहता था। सैन्य कारनामे हासिल करना और कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करना, इस विधि का उपयोग करें। सैन्य कारनामे प्राप्त करना और कुछ सामाजिक स्थिति प्राप्त करना। इसलिए कोहेन नहीं चाहते थे कि एल्विन का विचार सच हो। यह कोहेन का एल्विन से बदला था। क्या तुम सेना में भर्ती होकर अपनी सेवा के जरिए नाम कमाना नहीं चाहते थे? ठीक है, मैं सीधे सेना को तुम्हें स्वीकार न करने के लिए मजबूर कर दूंगा। देखते हैं तुम क्या करोगे। हालांकि इस बिंदु पर पहुंचने के बाद कोहेन के विचार अचानक बदल गए। उसे लगा कि उसके पिछले विचार सबसे अच्छा समाधान नहीं थे। अगर एल्विन को हटा दिया गया तो क्या होगा अगर वह समाज से बाहर निकल गया? ये स्पष्ट रूप से खुश होने वाली बात नहीं थी और वह सैन्य शिविर में प्रवेश करने वाला था। वह हर समय अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं दे सकता था और उसके लिए चीजों को मुश्किल बना सकता था। क्या होगा अगर वह वास्तव में भाग्यशाली रहा और इससे बाहर निकल गया? ये स्पष्ट रूप से खुश होने वाली बात नहीं थी। इसलिए कोहेन ने अपना मन बदल लिया और एल्विन को सेना में शामिल होने दिया। हालांकि उन्होंने एक असंबद्ध विभाग में प्रवेश किया था जिससे एल्विन को कोई सराहनीय योगदान देने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा वह सैन्य शिविर में होगा। शायद उस समय वह एल्विन की देखभाल भी करेगा। इस तरह ये और भी अधिक सही होगा। एल्विन नामक उस व्यक्ति ने युवा मास्टर कोहेन को नाराज कर दिया। जब रॉस ने कोहेन के शब्द सुने तो उसे तुरंत इसके पीछे का कारण पता चल गया। ये सही है, कोहेन ने कुछ भी नहीं छिपाया। वह आदमी बहुत जिद्दी है। वास्तव में वह मेरी नजर में नहीं आता। मैं बस उससे थोड़ा निपटने का मौका ढूंढना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कैप्टन रॉस मेरी मदद कर सकते हैं। कोहेन ने पहले ही अपना मन बना लिया था। अगर रॉस मदद नहीं करना चाहता तो भी वह किसी और को ढूंढ लेगा। वैसे भी उसने अपना मन बना लिया था। वह एल्विन को जाने नहीं देगा, चाहे रॉस सहमत हो या नहीं। ठीक है, रॉस ने कुछ देर सोचा और सिर हिला दिया। यह मुझ पर छोड़ दो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि युवा मास्टर कोहेन संतुष्ट होंगे। रॉस के मन में वह एल्विन के ठिकाने को थोड़ा समायोजित करेगा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सैन्य शिविर में उसके कुछ संबंध थे। इस मामले को संभालना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति से थोड़ा निपटना, वह अभी भी कोहेन को मुंह चिढ़ा सकता था। रॉस के लिए ये बहुत लाभदायक बात थी। उसने पहले भी दूसरों को अपनी स्थिति समायोजित करने में मदद की थी। हालांकि उन सभी लोगों को बेहतर जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया था। इस बार लोगों को स्थानांतरित करने के लिए यह एक खराब जगह थी, इसलिए कोई आवश्यक अंतर नहीं था। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। धन्यवाद कैप्टन रॉस। रॉस की बात सुनकर कोहेन बहुत खुश हुए। हालांकि भले ही रॉस मदद करने को तैयार न हो, कोहेन फिर भी किसी और को ढूंढ सकते थे। हालांकि यह ज्यादा परेशानी भरा होगा और यह बिल्कुल भी परेशानी भरा नहीं होगा। ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा। 2 दिन में मैं कैप्टन रॉस को ड्रिंक पिलाऊंगा। कोहेन ने कहा। ये रॉस को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए था। वह अपने और रॉस के बीच के रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता था। आखिरकार वह सैन्य शिविर में प्रवेश करने वाला था और वहाँ एक और व्यक्ति था जो उसके करीब था। यह अच्छा था, यह उसके भविष्य के दिनों के लिए भी अच्छा होगा। युवा मास्टर कोहेन बहुत विनम्र हैं। ये बस एक छोटी सी बात है, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन रॉस ने हाथ हिलाकर कहा। धन्यवाद कैप्टन रॉस। रॉस की बात सुनकर कोहेन बहुत खुश हुए। हालांकि भले ही रॉस मदद करने को तैयार न हो, कोहेन फिर भी किसी और को ढूंढ सकते थे। हालांकि यह ज्यादा परेशानी भरा होगा और यह बिल्कुल भी परेशानी भरा नहीं होगा। ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा। 2 दिन में मैं कैप्टन रॉस को ड्रिंक पिलाऊंगा। कोहेन ने कहा। ये रॉस को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए था। वह अपने और रॉस के बीच के रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता था। आखिरकार वह सैन्य शिविर में प्रवेश करने वाला था और वहाँ एक और व्यक्ति था जो उसके करीब था। यह अच्छा था, यह उसके भविष्य के दिनों के लिए भी अच्छा होगा। युवा मास्टर कोहेन बहुत विनम्र हैं। ये बस एक छोटी सी बात है, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन रॉस ने हाथ हिलाकर कहा। ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैं कैप्टन रॉस को अपने दोस्त को देना चाहता हूँ। हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। कोहेन ने कहा। अपने दिल में उसे भी लगा कि एल्विन के बारे में यह मामला कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके विपरीत रॉस से उसकी दोस्ती होना एक बड़ी बात थी। यही मुख्य कारण था कि उसने कैप्टन रॉस को ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, मैं भी युवा मास्टर कोहेन के साथ अच्छी बातचीत करना चाहता हूँ। कोहेन की बात सुनने के बाद रॉस ने फिर से मना नहीं किया। कोहेन जैसे किसी व्यक्ति से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं थी। शायद कोहेन किसी दिन उसका शांगुआन बन जाए। इसके अलावा कोहेन की पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके लिए दोस्ती करने लायक थी। 1948 विभिन्न व्यवस्थाएं थीं जब रॉस और कोहेन बातें कर रहे थे। बिल और एल्विन भी आ गए। कैसा रहा? क्या तुमने आज साइन अप किया? बिल ने एल्विन को देखते ही अधीरता से पूछा। उसे डर था कि एल्विन कल जो चाहे कह देगा और उसे ये भी डर था कि एल्विन इस मामले को भूल जाएगा। मैंने नामांकन कर दिया है, फॉर्म जमा हो चुका है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे पास कर पाऊंगा या नहीं। एल्विन ने कहा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल ने कहा। मैंने सुना है कि हमारा देश अपनी सेना का विस्तार कर रहा है। इस साल हमने भर्ती किए जाने वाले सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। ऐसा लगता है कि आसपास की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऊपर बैठे बड़े लोग असहज महसूस कर रहे हैं। क्या कोई स्थिति है? एल्विन ने उत्सुकता से पूछा। हाल ही में बगल के फ्लेमिंग विंड किंगडम में कुछ बड़ा हुआ है और इसने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। यह अफसोस की बात है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और मुझे इस मामले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। किसी भी मामले में ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, अन्यथा भर्तियों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। बिल ने कंधे उचकाए और कहा। एल्विन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वाकई कुछ बुरा हुआ है। हालांकि उसके माथे पर तुरंत ही तनाव आ गया। उन सभी समस्याओं पर उच्च अधिकारियों ने विचार किया था। पिछले कुछ दिनों से जिन निम्न वर्ग के लोगों को खाना पीना मिल रहा था, उन्हें भी नहीं पता था कि वे इसे हल कर सकते हैं या नहीं, इसलिए उन्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। और ठीक है, मैंने आज कोहेन को भर्ती कार्यालय में देखा। एल्विन ने कहा। बिल भी कोहेन को जानता था। आखिरकार बिल एल्विन का अच्छा दोस्त था। कोहेन के साथ उसका पहले भी झगड़ा हुआ था। सटीक रूप से कहे तो कोहेन ने उसे सबक सिखाया था। वो प्लेबॉय, वह वहाँ किस लिए जा रहा है?
निश्चित रूप से कोहेन का नाम सुनने के बाद बिल ने भौहें सिकोड़ ली। कोहेन के बारे में उनकी धारणा भी बहुत खराब थी। उसे घृणा भी महसूस हुई। अगर संभव हो तो वह उसे मार भी डालना चाहता था। दुर्भाग्य से उन दोनों के बीच की स्थिति में बहुत अंतर था। वह केवल एक छोटा सा व्यक्ति था, लेकिन कोहेनेसी गुआंग शहर के एक प्रसिद्ध अमीर परिवार का बेटा था। वे दोनों एक ही स्तर पर बिल्कुल नहीं थे, इसलिए चाहे कोहेन के बारे में उसकी धारणा कितनी भी खराब क्यों न हो, वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं था कि एल्विन और बिल ने पहले इस बारे में नहीं सोचा था। वे कोहेन को अंधेरे में मुश्किल समय देना चाहते थे। हालांकि उस आदमी को शायद पता था कि उसने बहुत से लोगों को नाराज किया है, या शायद वह मौत से डरता था, या शायद वह किसी और का दिखावा कर रहा था और हमेशा अपने साथ होडगार्ड और नौकर रखता था। उसने एल्विन और बिल को मौका खोजने के लिए बहुत समय दिया था। वे इसे खोजने में सक्षम नहीं थे। मुझे नहीं मालूम, एल्विन ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वह भी सेना में भर्ती होने गया था। दरअसल आम लोग भर्ती कार्यालय में तब नहीं जाते थे जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता था। ये शहर में एक खास जगह थी, वहाँ कोई और सरकारी विभाग नहीं था। केवल वे लोग ही वहाँ जाते थे जो सेना में भर्ती होना चाहते थे। वह भी सेना में शामिल होना चाहता है। बिल थोड़ा हैरान हुआ और फिर सिर हिलाया और कहा, ये संभव है। अमीर परिवारों के कई युवा स्वामी वे सभी सेना में शामिल होना पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें अग्रिम पंक्ति में जाने की जरूरत नहीं थी। कुछ सालों के बाद उनकी रैंक बढ़ जाएगी। उसके बाद वे बाहर आएंगे और अपने परिवारों को चलाएंगे। फिर वे असली ताकत वाले व्यक्ति बन जाएंगे। बिल को इन बातों का पता था, इसलिए कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ में आ गया कि कोहेन भर्ती कार्यालय क्यों गए थे। एल्विन ने सहमति में सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो शायद हम उसके साथ कॉमरेड बन सकते हैं। बिल अचानक मुस्कुराया। सेना में उसके साथ कोई अंगरक्षक या नौकर नहीं होता। तुम क्या चाहते हो? उसे सबक सिखाओ। मुझे डर है कि यह आसान नहीं होगा। इसके अलावा सैन्य शिविर में मौत से लड़ने के लिए सजा की आवश्यकता होती है। उसके लिए यह इसके लायक नहीं है। एल्विन ने कहा, मैं ये काम गुप्त रूप से कर सकता हूँ और दूसरों को पता भी नहीं चलेगा। क्या ये काफी नहीं है? बिल ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती? ये सच है। एल्विन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे भी शामिल कर लो। मैं उसे लंबे समय से हराना चाहता था। मुझे पहले कभी मौका नहीं मिला। शायद इस बार मुझे मौका मिल जाए। ठीक है, बिल ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन सेना बहुत बड़ी है। किसी से मिलना आसान नहीं है। मुझे डर है कि मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम उसे पालो तो उसे सबक सिखाओ। अगर तुम उसे नहीं पा सकते तो भूल जाओ। उसे मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। एल्विन ने कहा। बिल ने भी सिर हिलाया, क्योंकि अगर वे उसे मजबूर भी करते तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वे सिर्फ दो साधारण लोग थे। वे उसे पाने के लिए अपने रिश्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मुझे नहीं पता कि हम दोनों को कहाँ नियुक्त किया जाएगा। मैंने युपोक पर जाने के लिए फॉर्म भरा है। मुझे नहीं पता कि यह पास होगा या नहीं। बिल ने कहा। भर्ती कार्यालय के फॉर्म पर एक जगह थी जहाँ वह जा सकता था। हालांकि हर जगह का अपना ऑडिट होता था। ये पास हो सकता है या नहीं, यह एक और बात थी। बेशक अगर वह जिस पद पर भर्ती हुआ था वह पास नहीं हुआ तो उसे दूसरे विभागों में भेज दिया जाएगा जहाँ लोगों की कमी है। आमतौर पर जो लोग सेना में भर्ती हो सकते हैं उन्हें शायद ही कभी वापस भेजा जाता है। मैं भी युपोक की जगह भर सकता हूँ। बिल के प्रभाव के कारण एल्विन ने जो जगह भरी थी वह ये भी एक युपोक था। आखिरकार उसका सपना अपना खुद का उड़ने वाला जहाज होना था। वह निश्चित रूप से उस अंतरिक्ष यान पर सभी ज्ञान सीखेगा। ये बहुत अच्छा होगा यदि हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकें। बिल ने कहा। हाँ, एल्विन ने भी यही सोचा। वे दोनों शुरू से ही अच्छे दोस्त थे। अगर वे फिर से साथी बन सके तो ये बहुत बढ़िया होगा। बहरहाल 5 दिन बाद जब सैन्य शिविर में व्यवस्थाओं की जानकारी मिली तो दोनों के मन में खुशी और गम दोनों थे। खुश बिल को वास्तव में युपोक ने चुना था। उसके बाद वह युपोक में सेवा करने के लिए जाएगा, जबकि दुखी लोग यह एल्विन था। उसे वास्तव में युपोक ने खत्म कर दिया था। उसके बाद वह अन्य स्थानों पर जाएगा, लेकिन वह कहाँ जाएगा यह अभी भी अनिश्चित था। ये कैसे हो सकता है? तुम पास क्यों नहीं हुए? बिल खुश था कि उसने परीक्षा पास कर ली, लेकिन जब उसे पता चला कि एल्विन परीक्षा पास नहीं कर पाया तो वह निराश हो गया। मुझे नहीं पता, शायद सैन्य शिविर में अधिकारी मुझे पसंद नहीं करते। एल्विन ने कंधे उचकाए और कहा। पहले तो वह बहुत दुखी हुआ, हालांकि अब उसने इस पर विचार किया। उसका युद्ध में जाने का कोई इरादा नहीं था। वह रिसेन गुहा चीनिया जो नलारा वाई हर्सुका सीखना चाहता था। मुझे नहीं पता, शायद सैन्य शिविर में अधिकारी मुझे पसंद नहीं करते। एल्विन ने कंधे उचकाकर कहा। पहले तो वह बहुत दुखी हुआ, हालांकि अब उसने इस पर विचार किया। उसका युपोक पर जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने वह जगह इसलिए चुनी क्योंकि वह अंतरिक्ष यान के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहता था। दूसरा कारण ये था कि वह अपने दोस्तों के साथ सेवा करना भी चाहता था। वैसे पास न हो पाना कोई खास गंभीर बात नहीं थी। जहाँ तक अंतरिक्ष यान के संचालन के बारे में कुछ ज्ञान की बात है, जब तक वह खर्च किया गया था सीखने के लिए एक जगह है, युपोक पर जाने के लिए नहीं। जहाँ तक बिल के साथ सेवा न कर पाने की बात है, हालांकि यह बहुत निराशाजनक था। हालांकि ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वे दोनों अलग हो जाएंगे। तुम मुझसे कहीं ज्यादा काबिल हो। मैं पास भी हो सकता हूँ, तुम कैसे पास नहीं हो सकते? बिल अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। अगर उसने इसके बारे में पहले नहीं सुना होता, अगर एल्विन पास हो जाता तो शायद वह इसे स्वीकार कर सकता था, क्योंकि अपने सामान्य व्यवहार के आधार पर एल्विन वास्तव में उससे ज्यादा होशियार था। वह उससे ज्यादा काबिल भी था। अगर उसे चुना जाता तो वह हार जाता। इसे स्वीकार करना भी आसान था, लेकिन अब वह चुना गया था और एल्विन असफल हो गया था। इससे बिल को लगा कि यह कुछ हद तक अविश्वसनीय और स्वीकार करना कठिन था। ऐसा मत कहो, तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। एल्विन मुस्कुराया और बोला, वास्तव में युपोक पर न जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम दोनों का अलग होना ही काफी है। हम प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते? 2 जगहों पर देखते हैं कि कौन जल्दी पदोन्नति पाता है। मैं आपसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता। आपने पहले मुझसे क्या प्रतिस्पर्धा की है? मैंने पहले कभी नहीं जीता, बिल ने कहा। हालांकि 2 स्थानों पर होना अच्छा है। हो सकता है कि हम भविष्य में 2 अलग अलग स्थानों पर हों। अगर हम दोनों ही उत्कृष्ट हैं तो यह एक अच्छी कहानी होगी अगर इसे फैलाया जाए।
इसके अलावा अगर कोई कठिनाई होती है तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हाँ, ये वास्तव में मामला है, एल्विन ने कहा। तो फिर हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत करो। दोनों युवकों ने भविष्य के अपने सपनों को थामे रखा और अपनी हथेलियों से जोरदार प्रहार किया। 3 दिन बाद बिल सेना के साथ चला गया, जबकि एल्विन अभी भी अधिसूचना का इंतजार कर रहा था। 5 दिन और बीत गए। एल्विन सोच रहा था कि क्या सेना के लोग उसे भूल गए हैं, तभी उसकी व्यवस्था हो गई। हालांकि अपने गंतव्य को देखने के बाद भले ही उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, एल्विन गुस्सा और निराशा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसे वास्तव में कुका हाउस में नियुक्त किया गया था और यह कुका हाउस इंजीनियरिंग कैंप का था। युद्ध के मैदान में जाने का यह एक अच्छा अवसर था। कुछ लोग तो 10 साल से भी ज्यादा समय तक इंजीनियरिंग कैंप में रहे। शायद उन्होंने एक गोली भी नहीं चलाई थी। इंजीनियरिंग कैंप के कुका हाउस की तो बात ही छोड़िए। उसे वास्तव में कुका हाउस में नियुक्त किया गया था और यह कुका हाउस इंजीनियरिंग कैंप का था। युद्ध के मैदान में जाने का यह एक अच्छा अवसर था। कुछ लोग तो 10 साल से भी ज्यादा समय तक इंजीनियरिंग कैंप में रहे। शायद उन्होंने एक गोली भी नहीं चलाई थी। इंजीनियरिंग कैंप के कुका हाउस की तो बात ही छोड़िए। एल्विन के लिए, जो खुद के लिए नाम कमाना चाहता था और फ्रंट लाइन पर जाना चाहता था, ये कुछ ऐसा था जो वह खुद के लिए नाम कमाना चाहता था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसा नहीं था कि वह कुका हाउस को नीची नजर से देखता था। हालांकि यह उसकी अपेक्षा से बहुत अलग था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। अगर वह वास्तव में चला गया, उसने अनुमान लगाया कि वह कुछ सालों तक अंदर ही रहेगा। बाहर आने के बाद खाना पकाने के अलावा उसके पास कोई पैसा या उधार नहीं होगा। कल हम सभा स्थल पर जाएंगे। हमें समय पर निकलना होगा। देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमें भगोड़ा माना जाएगा। एल्विन को सूचित करने आए सिपाही ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और कहा। उसे लगा कि उसने एल्विन के विचारों को समझ लिया है, इसलिए उसने उसे चेतावनी दी। एल्विन ने भौहें सिकोड़ी। क्या मैं नहीं जा सकता? नहीं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं भगोड़ा हो जाऊंगा। मुझे वहीं मार दिया जाएगा। सैनिक ने कहा। तो क्या मैं कहीं और जा सकता हूँ? नहीं, इसीलिए हमने आपके जाने के लिए पहले से ही एक जगह का इंतजाम कर रखा है। इसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। आपको चुनने का अधिकार नहीं है, सैनिक ने कहा। एल्विन और भी उदास हो गया। इस समय तो उसे सेना में भर्ती होने के विचार पर भी पछतावा होने लगा। ये खुद को आग के गड्ढे में धकेलने जैसा था। सेना में भर्ती होने के बाद अपनी जिंदगी के कुछ साल बर्बाद करने के अलावा और क्या फायदा था? हालांकि अपने सामने खड़े सैनिक को देखकर, जिसके चेहरे पर ठंडा भाव था, एल्विन को पता था कि अब उसके लिए कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल रसोइया को ही रिपोर्ट कर सकता था। 1949 पुराना दस्ता नेता कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। 2 नया लड़का, जल्दी करो और बर्तन धो लो, खाने का समय हो गया है। जब एल्विन थोड़ा सा सामान लेकर सैनिकों के साथ अपने स्टेशन की ओर गया, तो कुका हाउस के क्लास मॉनिटर ने केवल उसकी ओर देखा और उसे काम करने के लिए कहा। जो सिपाही एल्विन को यहाँ लाया था, वह वहाँ पहुंचकर तुरंत ही वापस चला गया। उसने दोनों पक्षों का परिचय नहीं कराया और उनकी कोई सुध भी नहीं ली। तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और अपना काम करो। आजकल के नए रंगरूट वाकई बहुत बेवकूफ हैं। पुराना स्क्वाड लीडर एल्विन अभी भी वहाँ खाली खड़ा था। वह तुरंत कुछ असंतुष्ट हो गया। ठीक है, एल्विन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपना सामान जमीन पर रख दिया। उसके बाद वह सब्जियां धोने चला गया। एल्विन को आगे बढ़ता देख बूढ़े दस्ते के नेता ने शिकायत करना बंद कर दिया। हालांकि उसने अभी भी एल्विन के प्रति कोई दया नहीं दिखाई। एल्विन गरीब परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए उसने बहुत कुछ सहा था। वह दुखों से नहीं डरता था। इसके अलावा वह आमतौर पर अकेला रहता था, इसलिए उसके लिए सब्जियां धोना और काटना मुश्किल नहीं था। बूढ़े दस्ते के नेता ने देखा कि एल्विन बहुत फुर्तीला था और उसका चेहरा बेहतर दिख रहा था। उसके बाद उसने एल्विन को दूसरे काम करने के लिए कहा। एल्विन ने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। वह जो भी बूढ़ा दस्ता नेता तय करता वह करता। इसके अलावा वह बहुत तेजी से काम करने में सक्षम था। एल्विन ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। चूंकि वह पहले ही आ चुका था, इसलिए उसके लिए इतने कम समय में यहाँ से जाना असंभव था। इसलिए वह यहाँ रहने का ही विकल्प चुन सकता था। ये जानने के बाद कि वहाँ से जाने की कोई उम्मीद नहीं है, एल्विन ने अपने दिल को शांत किया। वैसे भी वह शुरू में योगदान देने की जल्दी में नहीं था। वह बिल की तरह नहीं था जो राजा बनना चाहता था। अपना खुद का अंतरिक्ष यान खरीदने की चाहत के अलावा एल्विन के पास शुरू में कोई और लक्ष्य नहीं था। कुका हाउस में इसके बारे में सोचना वास्तव में बुरा नहीं था। कम से कम उसे भविष्य में भोजन के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, है ना? इसलिए एल्विन की वर्तमान मानसिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसने कोई शिकायत नहीं की। वह पुराने स्क्वाड लीडर द्वारा सौंपे गए कार्यों के प्रति भी बहुत गंभीर था। इसके अलावा उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। दोपहर का समय आ गया। सैनिकों के समूह कैंटीन में दाखिल हुए और खाने की तैयारी करने लगे। ये शोर क्या है? लाइन में लग जाओ, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। जब बूढ़े दस्ते के नेता ने देखा कि कई सैनिक मौज मस्ती कर रहे हैं और गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसने तुरंत उन्हें डांटा। शुरू में एल्विन ने सोचा था कि सैनिक पुराने दस्ते के नेता की बात नहीं मानेंगे। आखिरकार पुराना दस्ता नेता सिर्फ एक कुका हाउस सैनिक था। नियमित सैनिकों की तुलना में वह अभी भी बहुत बुरा था। हालांकि एल्विन को यह उम्मीद नहीं थी कि बूढ़े दस्ते के नेता की बातें सुनने के बाद ज्यादातर सैनिक शांत हो गए। इसके अलावा वे आज्ञाकारी ढंग से पंक्तिबद्ध हो गए और उनके चेहरों पर बहुत सम्मान दिखा। बेशक कुछ सैनिक ऐसे भी थे जिन्हें बूढ़े दस्ते के नेता की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने बूढ़े दस्ते के नेता की बातें सुनी ही नहीं और वे जोर जोर से बोलते रहे। वे पंक्तिबद्ध भी नहीं हुए। ये सैनिक नए भर्ती हुए लग रहे थे। हाल ही में पूरे देश में सैनिकों की भर्ती हो रही थी, इसलिए हर लाइन में काफी संख्या में नए भर्ती हुए सैनिक थे। आप लोगों को आज कुछ खाने की जरूरत नहीं है, कुका हाउस स्क्वाड लीडर एल्विन के वर्तमान वरिष्ठ ने नए रंगरूटों से कहा, जो अभी भी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। क्यों? हाँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम तो बस एक रसोइया हो, फिर भी हमारे सामने इतरा रहे हो। तुमने कहा था कि तुम्हें खाने की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम्हें खाने की अनुमति नहीं है। तुम तो बस एक रसोइया हो, तुम हम पर कैसे नियंत्रण रख सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि हम किस तरह की सेना है? तुम तो बस एक रसोइया हो, हमें खाना न देने का तुम्हें क्या अधिकार है? वे कुछ भर्तियां स्पष्ट रूप से बहुत असंतुष्ट थी। जब वे अपना मुंह खोलते और बंद करते तो वे खाना बनाते थे। जाहिर है उनके दिल में वे कुका हाउस के सैनिकों को नीची नजर से देखते थे।
हालांकि वास्तविकता वास्तव में ऐसी ही थी। कुका हाउस के सैनिक सभी सैन्य प्रकारों में से थे। वे वास्तव में सबसे निचली सैन्य इकाइयों में से एक थे। ये नए सैनिक वे कुछ भर्ती स्पष्ट रूप से बहुत असंतुष्ट थे। जब वे अपना मुंह खोलते और बंद करते तो वे खाना बनाते थे। जाहिर है उनके दिल में वे कुका हाउस के सैनिकों को नीची नजर से देखते थे। हालांकि वास्तविकता वास्तव में ऐसी ही थी। कुका हाउस के सैनिक सभी सैन्य प्रकारों में से थे। वे वास्तव में सबसे निचली सैन्य इकाइयों में से एक थे। ये नए भर्ती कुका हाउस के सैनिकों को नीची नजर से देखते हैं। ये सामान्य बात थी। एल्विन के वरिष्ठ अधिकारी ने नए रंगरूटों की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने पंक्तिबद्ध खड़े सैनिकों को भोजन परोसने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने देखा कि एक कुका हाउस सिपाही उनके लिए दिखावा कर रहा है तो वे और भी असंतुष्ट हो गए। वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनके पीछे खड़ा बूढ़ा सिपाही उन्हें वापस खींच लेता था क्योंकि वह चाहता था कि वे कम बोलें। हालांकि ये सैनिक अभी सैन्य शिविर में दाखिल हुए थे और शिविर में सैन्य अनुशासन से अभी तक परिचित नहीं हुए थे। उनके दिल में कुछ अहंकार भी था। अभी जो हुआ उन्हें लगा कि ये कुका हाउस का सिपाही ही था जिसने उन्हें सम्मान नहीं दिया और वास्तव में उनके साथ हवा जैसा व्यवहार किया। इसके अलावा उसने उन्हें कोई खाना न देने की धमकी भी दी थी। इससे उन्हें लगा कि उन्होंने अपने साथियों के सामने अपना सम्मान खो दिया है। अगर वे अपना सम्मान वापस नहीं पाते तो वे दुखी थे। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो? हाँ, तुम तो बस एक छोटे से रसोई घर के सिपाही हो। तुम नाटक क्यों कर रहे हो? बूढ़े आदमी, अगर तुम हमसे माफी नहीं मांगोगे तो हम तुम्हें पीटेंगे। कुछ नए रंगरूटों ने पुराने कुका हाउस सैनिक के दस्ते के नेता पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी समय हमला करना चाहते थे। एल्विन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह वाकई हमला करने वाला है। उसने तुरंत सामने आकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा कुका हाउस सिपाही एल्विन को आश्चर्य से देखता रहा। फिर भी वह दूसरे सैनिकों को खाना परोसता रहा, मानो उसे कुछ भी दिखाई न दे रहा हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है। बाकी दिग्गजों की बात करें तो कुछ तो नए सैनिकों को सलाह दे रहे थे और कुछ तो बस तमाशा देख रहे थे। हर साल एक या दो बार उन्हें अपने सामने यह नजारा देखने को मिलता था और कुछ नए सैनिक हमेशा इसी तरह का व्यवहार करते थे। तुम कहाँ से आए हो बच्चे? चले जाओ, अगर तुम रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। अब इन रसोइया सैनिकों को क्या हो गया है? क्या वे सब इतने असंवेदनशील हो गए हैं? जाहिर है कि उन कुछ रंगरूटों ने एल्विन को गंभीरता से नहीं लिया। वे उसे लगातार धमकाते रहे, यहाँ तक कि वे अपनी आस्तीनें चढ़ाकर उसे मारने के लिए तैयार थे। हालांकि एल्विन थोड़ा घबराया हुआ था लेकिन वह बहुत ज्यादा डरा हुआ नहीं था। चूंकि वह अनाथ था इसलिए बचपन से ही उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया था। इसलिए उसने कई बार लड़ाई की थी। उसके लिए लड़ाई उसे इस क्षेत्र में अनुभव भी था। हालांकि अब उसका सामना काफी लोगों से हो रहा था। हालांकि वह बहुत ज्यादा डरा हुआ नहीं था। आखिरकार ये सेना थी, क्या वे उसे पीट पीट कर मार सकते थे? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? इस समय कुछ लोग बाहर से अंदर आए। उनमें सबसे निचले रैंक का एक कैप्टन था और एक जनरल रैंक भी था। इन लोगों को अंदर आते देख सभी सैनिक सीधे खड़े हो गए। उन्होंने उन लोगों को सलामी दी और उनका अभिवादन किया जो एल्विन से लड़ने वाले थे। इस समय उन्हें एल्विन और उसके वरिष्ठ की कोई परवाह नहीं थी। वे भी सीधे खड़े हो गए और सलामी दी। जब एल्विन ने इन कुछ प्रमुखों को देखा तो वह थोड़ा घबरा गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। इसके विपरीत एल्विन के वरिष्ठ अधिकारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह अभी भी भावशून्य था और उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया था। मैंने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या सुबह की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है? क्या तुम लोगों ने अपनी सारी ऊर्जा खर्च नहीं कर ली है? जनरल रैंक वाले व्यक्ति ने नए रंगरूटों को डांटा। हेड चीफ, ये रसोइया सिपाही हमें खाने को खाना नहीं देता, एक नए भर्ती हुए सिपाही ने कहा। वह स्पष्ट रूप से शिकायत दर्ज कराना चाहता था। तो फिर खाना मत खाओ। कौन जानता था कि जनरल ने न केवल उनके लिए आवाज नहीं उठाई। तुम सब यहाँ से निकल जाओ और मैदान के चारों ओर 30 चक्कर लगाओ। आज का खाना मत खाओ। चीफ, रंगरूट हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका चीफ ऐसा कुछ कहेगा। न केवल उसने उनके लिए आवाज नहीं उठाई बल्कि वह उन्हें सजा भी देना चाहता था। ये 30 चक्कर थे। सुबह आधे दिन में उन्हें पहले से ही इस हद तक प्रशिक्षित किया गया था कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। आखिरकार वे सभी नए भर्ती हुए थे और वे एक साथ सब कुछ नहीं अपना सकते थे। और अब वे इतने भूखे थे कि उन्हें असहज महसूस हो रहा था। उन्हें खाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्हें दौड़ने की अनुमति थी। यह उन्हें मारने वाला था। जल्दी करो और गोल करो, उस जनरल ने उदास चेहरे के साथ कहा। स्पष्ट रूप से उन पर कोई दया नहीं दिखा रहा था। हाँ, नए रंगरूटों को पता था कि इस समय कुछ और कहने का कोई मतलब नहीं है। सैन्य शिविर में उन्हें आदेशों का पालन करना पड़ता है। नए भर्ती हुए सैनिक पीछे मुड़े और जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इससे पहले कि वे 2 कदम आगे बढ़ पाते उन्हें फिर से जनरल की आवाज सुनाई दी। वापस आओ। रंगरूट खुश थे। उन्हें लगा कि जनरल ने अपना मन बदल लिया है और सभी रंगरूट खुश थे। उन्हें लगा कि जनरल ने अपना मन बदल लिया है और बस उन्हें डरा रहा है। इसलिए वे सभी खुश थे और जनरल के पास वापस आ गए। जनरल ने कहा, तुम में से कुछ लोग पुराने दस्ते के नेता से माफी मांगो और फिर दौड़ने जाओ। रंगरूटों को उम्मीद नहीं थी कि जनरल उन्हें वापस बुलाकर कुका हाउस के कप्तान से माफी मांगेंगे। कुका हाउस के सिपाहियों से माफी मांगना उनके लिए स्वीकार करने लायक नहीं था। जब भी वे कुका हाउस के सिपाहियों से मिलते थे तो उनमें हमेशा खुद को श्रेष्ठ समझने की भावना होती थी। लेकिन अब उन्हें कुका हाउस के सिपाहियों से माफी मांगनी थी। ऐसा करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। अरे क्या, जल्दी करो, जनरल ने गुस्से से कहा। मुझे खेद है, रंगरूटों के पास माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा जनरल की ओर से सजा और भी कड़ी हो जाती। क्या उन्होंने खाना नहीं खाया? उनकी आवाज इतनी धीमी थी। थोड़ा जोर से बोलो। जनरल उनके रवैये से स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने उनसे दोबारा ऐसा करने को कहा। बात बस इतनी सी थी कि उन्होंने खाना नहीं खाया। कुछ नए भर्ती हुए लोग मन ही मन कोस रहे थे, लेकिन वे इसे दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे फिर से माफी ही मांग सकते थे। इस बार उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। ठीक है, निकल जाओ, भविष्य में यहाँ और अधिक ईमानदार रहना, जनरल ने कहा। हाँ, कुछ नए रंगरूटों ने सलामी दी और वे मुड़े और चले गए। इस समय इन नए रंगरूटों ने भी अपने दिल में समझ लिया,
ये कुक हाउस सिपाही शायद साधारण नहीं था, वरना जनरल उसके लिए नहीं बोलता। जब कुक हाउस सिपाही बोला तो दूसरे दिग्गजों उनमें से किसी ने भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी आज्ञाकारी ढंग से लाइन में लग गए। जाहिर है वे भी जानते थे कि इस कुक हाउस सिपाही के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, या शायद उन्हें पहले भी हार का सामना करना पड़ा हो। हालांकि वो तो सिर्फ एक रसोइया सिपाही था, उसकी क्या प्रभावशाली पृष्ठभूमि हो सकती थी। 1950 प्रशिक्षण 2 ये नए रंगरूट अधिकाधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। नए रंगरूटों के चले जाने के बाद जनरल स्तर के व्यक्ति ने अपना उदास चेहरा बदल लिया और इसके बजाय मुस्कुराते हुए कुक हाउस दस्ते के नेता की ओर देखा। एल्विन ने आश्चर्य से जनरल की ओर देखा और फिर अपने वरिष्ठ की ओर देखा। पहली बार उसे लगा कि उसका वरिष्ठ शायद सरल नहीं है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं शुरू से ही एक कुक हाउस सैनिक हूँ, कुक हाउस दस्ते के नेता ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा। इस समय अन्य सैनिक भी भोजन पाने के लिए कतार में लग गए। पिछले कुछ रंगरूटों को सबक के रूप में देखते हुए अब सभी सैनिक जब वे खा रहे थे तो वे हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वास्तव में वे पुराने दस्ते के नेता द्वारा भोजन परोसने के बाद ये सैनिक उसे धन्यवाद भी देते थे। उनका रवैया बहुत सम्मानजनक था। कौन हिम्मत कर सकता है कि तुम्हें रसोई के सिपाही की तरह पेश करे। उस जनरल ने तुरंत अपनी नाक साफ की और फिर से घूरते हुए कहा, पुराने दस्ते के नेता, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। यहाँ थको मत, ज्यादा आरामदेह विभाग में जाओ, कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ रहना बहुत अच्छा है, बूढ़े दस्ते के नेता ने बिना ऊपर देखे कहा। जनरल को बूढ़े दस्ते के नेता की बातों से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब उसने बूढ़े दस्ते के नेता के साथ इस विषय पर चर्चा की थी। बूढ़े दस्ते के नेता ने हमेशा यही रवैया बनाए रखा था और जाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, जब तक तुम खुश हो। भविष्य में अगर उस कमीने की आंखें नहीं होंगी तो तुम मुझे बता सकते हो। जनरल ने कहा, आज तुम्हारी हरकतों के बाद और कौन यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कर सकता है। बूढ़े दस्ते के नेता ने कहा। हे, जनरल मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। 1.0086। उसके बाद जनरल और उसके साथ आए कुछ लोगों ने भी यहाँ कुछ खाने का ऑर्डर दिया और सैनिकों के साथ खाने चले गए। वे श्रेष्ठ नहीं लग रहे थे। पूरी लंच की प्रक्रिया के दौरान कोई और दुर्घटना नहीं हुई। सभी को एहसास हो गया कि इस कुक हाउस स्क्वाड लीडर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ कोई भी अंधा व्यक्ति परेशानी पैदा नहीं कर रहा था। भोजन के बाद भोजन कर रहे सैनिक, जनरल और अन्य लोग पहले ही जा चुके थे। पूरी कैंटीन में फिर से सन्नाटा छा गया। केवल एल्विन और पुराना क्लास मॉनिटर ही बचे थे। स्क्वाड लीडर, क्या यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं? एल्विन यहाँ आधे दिन से ज्यादा समय से था, लेकिन उसे कुक हाउस में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं मिला। वह थोड़ा हैरान था। आमतौर पर कुक हाउस में एक से ज्यादा लोग होते हैं। हाँ, बूढ़े दस्ते के नेता ने सिर हिलाया। क्यों? क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहना नहीं चाहते, इस बूढ़े आदमी? फिर मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और भेज दूंगा। नहीं, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ, एल्विन ने जल्दी से कहा। अपनी जिज्ञासा दूर रखो और जाकर बर्तन धो, बूढ़े दस्ते के नेता ने कहा। ठीक है। एल्विन ने आगे कुछ नहीं पूछा और तेजी से बर्तन धोने चला गया। अगले कुछ दिनों में एल्विन को धीरे धीरे यहाँ की जिंदगी की आदत हो गई। उसे पुराने स्क्वाड लीडर बर्नार्ड का नाम भी पता था। इसके अलावा वे वास्तव में अपने कुक हाउस में केवल 2 लोग थे और जिस टीम में वे थे वह वास्तव में इंजीनियरिंग कैंप का हिस्सा थी। हालांकि ये इंजीनियरिंग कैंप अन्य इंजीनियरिंग कैंपों से अलग लग रहा था। वे न केवल साधारण इंजीनियर थे बल्कि बहुत कुशल भी थे। इसके अलावा ये सैनिक हर दिन बहुत प्रशिक्षण लेते थे। वे आम सैनिकों से कम नहीं थे और इस कैंप में सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए कैंटीन पर दबाव भी ज्यादा नहीं था। एल्विन और बर्नार्ड दोनों ही फुर्तीले लोग थे, इसलिए वे हर दिन व्यस्त रहने में सक्षम थे। उन्हें बस थोड़ी थकान महसूस होती थी। इस कुक हाउस में सिर्फ 2 लोग क्यों थे? जब एल्विन ने पहली बार काम शुरू किया था तो उसे इसका कारण नहीं पता था, लेकिन शायद बाद में उसे पता चल गया होगा। उसका वरिष्ठ सरल नहीं लगता था और उसका स्वभाव थोड़ा अजीब था। उसे पहले आए लोग पसंद नहीं थे और वे सभी इस कुक हाउस में सिर्फ 2 लोग क्यों थे? जब एल्विन ने पहली बार काम शुरू किया था तो उसे इसका कारण नहीं पता था, लेकिन शायद बाद में उसे पता चल गया होगा। उसका वरिष्ठ सरल नहीं लगता था और उसका स्वभाव थोड़ा अजीब था। उसे पहले आए लोग पसंद नहीं थे और उसने उन सभी को बाहर निकाल दिया था। उसे दूसरे कुक हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया था और एल्विन के आने के कुछ दिनों के दौरान बर्नार्ड उससे तरह तरह के अनुरोध करता रहा। एल्विन सुबह उठता था, रात को सोने से पहले उसे आराम करने का समय ही नहीं मिलता था। ये बताने के लिए पर्याप्त था कि वह कितना व्यस्त था। हालांकि एल्विन ने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। जब बात उसके क्लास मॉनिटर की आती थी तो वह बहुत सावधानी से काम करता था। यहाँ तक कि बर्नार्ड, जो लड़ाई झगड़ा करना पसंद करता था, एल्विन की बहुत ज्यादा आलोचना नहीं कर सकता था। दूसरी ओर एल्विन के पास कुक हाउस के सैनिकों की वजह से करने के लिए बहुत सारे काम थे, इसलिए उसके पास कोई प्रशिक्षण कार्य नहीं था। हालांकि वह हमेशा कुछ खाली समय का उपयोग करता था। वह अभ्यास करते समय गलती से देखे गए सैनिकों की प्रशिक्षण सामग्री को याद करता था। उसके दिन पूरे और मुक्त थे। जैसा कि एल्विन ने सोचा था, उसे हर दिन खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हालांकि एल्विन को अभी भी यह नहीं पता था कि वे लोग उसके क्लास मॉनिटर का इतना सम्मान क्यों करते थे। आप 10 दिनों से यहाँ हैं, है न? दिन के बाद बर्नार्ड ने धूम्रपान करते हुए एल्विन से लापरवाही से कहा। हाँ, आज ठीक 10 दिन हो गए हैं, एल्विन ने कटोरे धोते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच यही चलन था। अभी तो एल्विन ही सारे काम निपटाता था। दूसरी तरफ बर्नार्ड उसे देखते हुए सिगरेट पीता था। वह शायद ही कभी किसी की मदद करता था। तुम्हें कैसा लग रहा है? इस बूढ़े आदमी के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है न? बर्नार्ड ने कहा। दरअसल बर्नार्ड का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं था। एल्विन आमतौर पर काम थोड़ा धीरे करता था। इसके अलावा उसे डांटते हुए सुनना बहुत मुश्किल था। साथ ही ज्यादातर समय एल्विन ही ज्यादातर काम करता था। बर्नार्ड सिर्फ खाना बनाने के लिए जिम्मेदार था। अगर कोई और आम आदमी होता तो शायद वे बर्नार्ड द्वारा उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब उन्होंने कुछ प्रतिरोध किया तो कुछ नए भर्ती हुए लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और बर्नार्ड के खिलाफ जाने का फैसला किया। अंत में उन्हें स्वाभाविक रूप से कुक हाउस से बाहर कर दिया गया। वे कहीं और चले गए। हालांकि दूसरों के लिए यह उनके लिए हो सकता है।
कम से कम कहीं और उन्हें जानबूझकर मुश्किल स्थिति में नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा उन्हें इतनी आसानी से डांटा नहीं जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे कुक हाउस में ज्यादा लोग थे, तुलनात्मक रूप से सभी पर कम सामान था। हालांकि एल्विन ऐसा व्यक्ति नहीं था। एक अनाथ के रूप में खाओ 100 परिवारों का खाना। उसने बचपन से ही बहुत सारी गालियां सुनी थी। वे गालियां बर्नार्ड की गालियों से कहीं ज्यादा भद्दी थी। वास्तव में उसे पहले भी धमकाया और पीटा गया था। हालांकि बर्नार्ड को दूसरों के लिए चीजें मुश्किल बनाना पसंद था। मुझे भी लोगों को डांटना पसंद है। हालांकि एल्विन के लिए ये चीजें यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसी बात उसने अपने जीवन में बहुत सी चीजों का सामना किया था। मुझे बिल्कुल भी परेशानी महसूस नहीं हो रही है। एल्विन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि क्लास का मॉनिटर एक अच्छा इंसान है। हंस, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। बर्नार्ड ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, जल्दी करो और यह करो, मुझे तुमसे कुछ करवाना है। यह क्या है? एल्विन ने पूछा। इतना मत पूछो, बाद में पता चल जाएगा। बीमार ने कहा, ठीक है। जैसी की उम्मीद थी, एल्विन ने कोई और सवाल नहीं पूछा और अपना कटोरा धोना जारी रखा। बहुत जल्दी ही एल्विन ने आज जो काम करना था उसे पूरा कर लिया। उसने बर्नार्ड को फिर से देखा, ये देखने के लिए कि उसे क्या करना है। कुछ दिन पहले आप अपने सामने बैठे लोगों के प्रशिक्षण पर नजर डालने गए थे। बर्नब्यू ने शांति से कहा, नहीं नहीं। एल्विन ने इनकार किया, मैं बस वहाँ से गुजरा और कुछ बार नजरें घुमाई। मेरा झांकने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा हुआ कि तुमने झांक कर नहीं देखा। उनके प्रशिक्षण में ऐसी क्या खास बात है? बर्नार्ड ने तिरस्कार से कहा, आज से तुम मेरे साथ प्रशिक्षण लोगे। प्रशिक्षण? एल्विन थोड़ा हैरान था। आमतौर पर इन कुक हाउस सैनिकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता था। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं था। नहीं, यह बहुत जानबूझकर किया गया था। देश में बहुत सारे सैनिक थे और उन्हें इन कुछ लोगों की जरूरत नहीं थी। वे आमतौर पर अपना ज्यादातर समय इसी कैंटीन में बिताते थे। लेकिन बर्नार्ड अब औपचारिक रूप से उसे बता रहा था कि वह प्रशिक्षण लेना चाहता है। इससे एल्विन कुछ हद तक हैरान हो गया। ये सही है, ये प्रशिक्षण है। आज से मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा। या तो तुम दृढ़ रहो, अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम छोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बर्नार्ड ने कहा, ये सही है, ये प्रशिक्षण है। आज से मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा। या तो तुम दृढ़ रहो, अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम छोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बर्नार्ड ने कहा। बर्नार्ड की बातें सुनकर एल्विन को समझ आ गया। उसने अनुमान लगाया कि वह जिस प्रशिक्षण की बात कर रहा था वह कोई साधारण प्रशिक्षण नहीं था। उसने पहले भी ये भद्दे शब्द कहे थे। जाहिर है बर्नार्ड ने सोचा कि वह दृढ़ नहीं रह सकता। हालांकि एल्विन को स्नैक्स से बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। वह तकलीफ से नहीं डरता था और वह ऐसा कुछ भी नहीं करता था जिससे उसे बीच में ही रुकना पड़े। क्लास मॉनिटर, आप जितना चाहें उतना प्रशिक्षण ले सकते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा, एल्विन ने कहा। अब ऐसा कहना बेकार है। मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते बाद भी तुम ऐसा कह सकोगे, बर्नार्ड ने कहा। ठीक है, अब अपना वजन अपनी पीठ पर उठाओ, मेरे साथ बाहर आओ। बर्नार्ड के ऐसा कहने के बाद वह पीछे मुड़ा और सबसे पहले चला गया। एल्विन एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर वजन लेने गया और उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। वे दोनों खेल के मैदान में चले गए। इस समय अन्य सैनिक पहले से ही आराम कर चुके थे। पूरा खेल का मैदान बहुत शांत लग रहा था। बर्नार्ड ने एल्विन को तुरंत प्रशिक्षण देने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने एल्विन को प्रशिक्षण देने से पहले उसे वार्म अप करने दिया। प्रशिक्षण सामग्री भी बहुत आम थी। इसमें स्क्वाट और पुशअप शामिल थे, दौड़ना और इसी तरह की अन्य गतिविधियां, लेकिन मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा बर्नार्ड ने ये भी कहा था कि ये केवल बुनियादी प्रशिक्षण थे। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि एल्विन ने पहले कभी प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसलिए अब वह केवल बुनियादी बातों से ही शुरुआत कर सकता था। दरअसल एल्विन ने कुछ दिन पहले दूसरे सैनिकों की ट्रेनिंग देखी थी और वह बहुत ललचाया हुआ था। अब जबकि उसने भी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, वह अभी भी बहुत खुश था। हालांकि बहुत जल्द ही वह और खुश नहीं रह सका, क्योंकि बर्नार्ड ने जितनी ट्रेनिंग मांगी थी वह बहुत ज्यादा थी। कई बार उसने अभी एक प्रोजेक्ट पूरा किया था, लेकिन बर्नार्ड ने उसे आराम करने का समय ही नहीं दिया। उसे दूसरा प्रोजेक्ट पूरा करने देने से एल्विन बहुत थक गया। बेशक बर्नार्ड उसका मजाक उड़ाना नहीं भूला। उसने एल्विन से कहा कि अगर वह अब और नहीं टिक सकता तो वह उसे कभी भी बता सकता है। वह प्रशिक्षण रोक सकता है और दिखावा कर सकता है कि कुछ हुआ ही नहीं। एल्विन आसानी से हार नहीं मानता, भले ही वह अपनी सीमा तक पहुंच गया हो। उसने अपने दांत पीस लिए और डटा रहा।